हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विंग्स एजुकेशन। आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे? आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे ग्रामसी और उनके पॉलिटिकल थॉट को डिटेल में कवर करेंगे। ये इस सीरीज का लेक्चर नंबर 89 होने वाला है। अगर आपने हमारे प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे तो आपसे रिक्वेस्ट है, लेक्चर नंबर 1 से स्टार्ट करें और सीक्वेंस में यहाँ तक आएँ। मैं आपको इस चीज़ की गारंटी देता हूँ कि आप एग्ज़ाम में बहुत ही कंफर्टेबल फील करेंगे। शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो एंटोनियो ग्राम्सी का पॉलिटिकल थॉट पढ़ेंगे हम डिटेल में। एंटोनियो ग्राम्सी कब और कहाँ पैदा हुए थे? तो आपने याद रखना है, ये इटली के पॉलिटिकल थिंकर हैं। लास्ट लेक्चर में हमने मैकियावेली को पढ़ा था, वो भी इटली के थे। उनका टाइम पीरियड अलग था। उनका टाइम पीरियड क्या था? याद करो ज़रा, लोदी डायनेस्टी वाला टाइम पीरियड 1869 से लेके 1527 तक का टाइम पीरियड था, अगर आपने वो लेक्चर देखा है। 1526 में मुगल एम्पायर स्टार्ट होता है। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में इब्राहिम लोदी को बाबर हराते हैं और उसके एक साल के बाद 1526 में मैकियावेली की डेथ होती है। ठीक है, ये कौन सा पीरियड है? ये पीरियड है 1891 से लेके 1937, जब हम आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे। चीज़ें आगे बढ़ चुकी थी। 1885 में कांग्रेस बन चुकी थी। कांग्रेस की अप्रोच 1905 तक मॉडरेट थी। 1905 से लेके 1915 तक एक्सट्रीमिस्ट अप्रोच थी। और उसके बाद गांधी की एंट्री होती है। कब? 1915 में। और गांधी का फेज स्टार्ट होता है 1947 में, ये आज़ादी दिलाते हैं। तो ये वही टाइम पीरियड चल रहा था। ठीक है, 1937 में ये पैदा हुए, 1937 में इनकी डेथ हुई। और ये टाइम पीरियड कब था? इनके 2 साल के बाद वर्ल्ड वार सेकेंड स्टार्ट हो रहा था। 1942 में हमने क्विट इंडिया मूवमेंट को स्टार्ट किया था। तो ये इसलिए बता रहा हूँ कि क्वेश्चन आते हैं, जैसे इनका ये क्वेश्चन ही है, कल्चरल हेजमनी का कंसेप्ट है। इसको अरेंज करने के लिए आ सकता है, क्रोनोलॉजिकली अरेंज करने के लिए किसी और कंसेप्ट के साथ, तो आपको चीज़ें क्लियर रहेंगी। ठीक है, कब पैदा होते हैं? 22 जनवरी को 1891 में इटली में। डेथ कब होती है? 1937 में रोम में, इटली में। ठीक है, चलिए, ये एक इटालियन थिंकर है, मार्क्सिस्ट फिलासफर हैं, मार्क्सवादी हैं। ठीक है, एक जर्नलिस्ट भी हैं, लिंग्विस्ट भी हैं। लिंग्विस्ट कौन होते हैं? जो लैंग्वेज पे काम करते हैं। एक राइटर भी हैं, एक पॉलिटिशियन भी हैं। इनको जाना जाता है थ्योरी ऑफ कल्चरल हेजमनी के लिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि थ्योरी ऑफ कल्चरल हेजमनी किसने दी है, या कल्चरल हेजमनी के साथ मैच करने के लिए आ सकता है, तो आप मैच करेंगे ग्रैम्सी को। क्या है कल्चरल हेजमनी, हम आगे बात करेंगे डिटेल में। अभी के लिए आपने याद रखना है, कल्चरल हेजमनी के लिए जाने जाते हैं कौन? मैकियावेली। अभी हम आगे पढ़ेंगे 5-10 मिनट के बाद डिटेल में। इनका पूरे का पूरा पॉलिटिकल थॉट ही कल्चरल हेजमनी पे बेस्ड है। प्रिजन नोटबुक्स इनकी इंपॉर्टेंट राइटिंग्स हैं। क्या थी प्रिजन नोटबुक्स? प्रिजन नोटबुक्स, लगता है कहीं जेल में बैठ के लिख रहे हैं। तो हाँ, इनको जेल में डाला गया था। किसने डाला था? मसूलनी ने डाला था। मसूलनी कौन था? मसूलनी था, मसूलनी जाना जाता है फैसिज्म के लिए, फासिज्म के लिए। फासिज्म क्या है? फासिज्म एक आइडियोलॉजी है, एक आइडियोलॉजी है जिसमें दिखाने की कोशिश की जाती है कि यही एक पर्सन है जो स्टेट को चला सकता है, जो सरकार को चला सकता है। इसके बगैर दूसरा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो फासिज्म मीन्स आप कह सकते हैं ऑटोक्रेटिक रूल, जहां एक सिंगल पर्सन स्टेट को चलाता है, गवर्नमेंट को चलाता है। तो फासिज्म के लिए जाने जाते थे मसूलनी,
ऐसे ही नाजिज्म के लिए जाने जाते थे हिटलर। ठीक है, नाजिज्म के लिए कौन जाना जाता था? हिटलर। और फासिज्म के लिए कौन जाना जाता था? मसूलनी। तो एक जगह मैंने क्वेश्चन देखा है, पूछा गया है कि ये ग्रामसी वाज कंटेम्परेरी ऑफ, कंटेम्परेरी मीन्स जिस टाइम ग्रामसी थे उस टाइम मसूलनी भी थे। जैसे कोई पूछ ले आपको कि ट्रम्प वाज कंटेम्परेरी टू जवाहरलाल नेहरू, तो नहीं, गलत आंसर होगा। ट्रम्प कंटेम्परेरी थे किसके? ट्रम्प कंटेम्परेरी हैं अमित शाह के, मोदी के। ठीक है, तो क्या पढ़ा अभी तक हमने? इंपॉर्टेंट चीज क्या पढ़ी? कल्चरल हेजमनी के लिए इनको जाना जाता है। प्रिजन नोटबुक इन्होंने लिखी हैं। जब ये जेल में थे, फासिज्म के खिलाफ ये बोल रहे थे और मसूलनी ने इनको जेल में डाल दिया था। प्रिजन नोटबुक्स में ये बात करते हैं अपनी आइडियोलॉजी की, जो इनकी आइडियोलॉजी उस टाइम में ज़्यादा डेमोक्रेटिक है। ठीक है, एक सोशलिज्म की बात करती है, लेस डॉगमेटिक है। ठीक है, कंटेम्परेरी है किसने? के मसूलनी के, और मार्क्स को सपोर्ट करते हैं, मार्क्सवादी हैं, सपोर्ट करते हैं मार्क्सिज्म को। पूछा जाएगा थ्योरी ऑफ कल्चरल हेजमनी किसने दी? तो थ्योरी ऑफ कल्चरल हेजमनी के लिए जाने जाते हैं ग्रामसी। कभी कभी ग्रामसी से सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है और वो है कल्चरल हेजमनी। कल्चरल हेजमनी, इनको कहा जाता है गॉड फादर ऑफ कल्चरल मार्क्सिज्म। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है कि कल्चरल मार्क्सिज्म को कौन सपोर्ट करता है? तो कल्चरल मार्क्सिज्म को सपोर्ट करते हैं कौन? ग्रामसी। ग्रामसी मार्क्सिज्म को मॉडिफाई करने की कोशिश करते हैं और इटली की कंडीशंस को देखते हुए इटली में स्यूट करने की कोशिश करते हैं, सेट करने की कोशिश करते हैं मार्क्सिज्म को। जैसे लेनिन ने मार्क्सिज्म को रशिया में स्यूट किया, मो जेडोंग ने मार्क्सिज्म को चाइना में स्यूट किया, और एम.एन. राय ने मार्क्सिज्म को इंडिया में स्यूट करने की कोशिश की, सेट करने की कोशिश की। तो एम.एन. राय, जिन्होंने आइडिया दिया था कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी, क्वेश्चन पूछा जाता है। एम.एन. राय को हमने डिटेल में कवर किया है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के फाउंडर हैं। 1925 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया बनती है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ताशकंद ग्रुप, सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ताशकंद ग्रुप, और भी काफ़ी चीज़ें हमने डिटेल में कवर की। इनको हम डिटेल में कवर कर चुके हैं। मो जेडोंग को हम डिटेल में कवर कर चुके हैं, ये भी मार्क्सिस्ट थे। एम.एन. राय भी मार्क्सिस्ट थे। स्टार्टिंग में मार्क्स के फेवर में थे एम.एन. राय, और बाद में क्रिटिसाइज करते हैं। रशिया में मार्क्सिस्ट की कमांड संभाली थी लेनिन ने। ऐसे ही इटली में कमांड संभालते हैं मार्क्सिज्म की कौन? ग्रामसी। इटालियन कम्युनिस्ट पार्टी के फाउंडर हैं ग्रामसी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रामसी, हु इज द फाउंडर ऑफ इटालियन कम्युनिस्ट पार्टी? कौन? ग्रामसी। कब बनाते हैं? 21 जनवरी 1921 को। 21 जनवरी 1921 को। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एम.एन. राय किसके कंटेम्परेरी थे? तो एम.एन. राय कंटेम्परेरी थे किसके? लेनिन के कंटेम्परेरी भी थे, स्टालिन के कंटेम्परेरी भी थे। लेनिन के साथ तो काफी अच्छी दोस्ती थी एम.एन. राय की। और इटली में ये जो इटली में थे, क्या नाम है इनका? ग्रामसी, ग्रामसी के कंटेम्परेरी भी थे। क्या टाइम, उस टाइम पूरे वर्ल्ड में मार्क्सिज्म को ग्रास रूट लेवल पर लाने की कोशिश की जा रही थी। ठीक है, तो मो जेडोंग चाइना की कंडीशंस को देखते हुए वहां कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं मार्क्सिज्म की, तो मार्क्सिज्म चाइना में लाने की कोशिश करते हैं। लेनिन रशिया में लाने की कोशिश करते हैं। ग्रामसी इटली में लाने की कोशिश करते हैं, और एम.एन. राय इंडिया में लाने की कोशिश करते हैं मार्क्सिज्म को। तो इटालियन कम्युनिस्ट पार्टी के फाउंडर हैं ग्रामसी। 1921 जनवरी। आइडियोलॉजी इनकी कैसी होगी? मार्क्सिस्ट होगी, रिवोल्यूशनरी होगी। मार्क्स को फॉलो करते हैं तो मार्क्सिज्म आइडियोलॉजी है इनकी, और रिवोल्यूशन लाना चाहते हैं। बट इनका जो रिवोल्यूशन लाने का तरीका है वो टोटली अलग है, सबसे अलग है। हम डिटेल में कवर करेंगे, क्वेश्चन बनते हैं। रिवोल्यूशन मस्ट फोकस ऑन नॉट जस्ट सीजिंग द स्टेट
बट ट्रांसफॉर्मिंग द सिविल सोसाइटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है क्या। जो बात करते हैं ग्रामसी, ग्रामसी कहते हैं स्टेट की पावर को सीज करना रेवोल्यूशन नहीं है। एक स्टेट है, वहां कैपिटलिज्म है, आप कैपिटलिज्म को नहीं पसंद करते तो आप डंडे के जोर से, आप पावर के जोर से अगर स्टेट को सीज कर लेते हो तो वो रेवोल्यूशन नहीं है एज पर ग्रामसी। आपने सिविल सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म करना है, सिविल सोसाइटी की आइडियोलॉजी बदलनी है, सिविल सोसाइटी के सब्जेक्ट्स को, सिविल सोसाइटी के सिटीजन्स को आपने उनके दिल जीतने हैं। उसके लिए टाइम लगेगा, उसके लिए पूरा वो तरीका बताते हैं, वो हम कवर करेंगे। वो बात करते हैं कल्चरल रेवोल्यूशन की, ग्रेजुअल कल्चरल रेवोल्यूशन की बात कौन करता है? ग्रामसी। कल्चरल मार्क्सिज्म, ग्रामसी। कल्चरल हेजमनी, ग्रामसी। इटालियन कम्युनिस्ट पार्टी, ग्रामसी। ट्रांसफॉर्मिंग द सिविल सोसाइटी, ग्रामसी। सिर्फ सीज नहीं करना, सिर्फ पावर ऑक्युपाई नहीं करनी, ग्रामसी। हमें सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक चेंजेस नहीं लानी, हमें वहां के कल्चर को चेंज करना है, वहां की आइडियोलॉजी को बदलना है, ग्रामसी। कैसे बदलेंगे? आइडियोलॉजी के लिए कोई टूल का इस्तेमाल किया जाएगा, सिविल सोसाइटी को अवेयर किया जाएगा, जनता के माइंड बदले जाएंगे, दिल जीते जाएंगे। कैसे? मीडिया का इस्तेमाल करेंगे, रिलीजन का इस्तेमाल करेंगे, एजुकेशन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो कौन कौन से टूल्स को यूज किया है ग्रामसी ने अपनी आइडियोलॉजी को समझाने के लिए और मार्क्सिज्म को वहां अप्लाई करने के लिए और कैपिटलिज्म को खत्म करने के लिए, मीडिया का, रिलीजन का, एजुकेशन का। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, हमने देखा मार्क्स ने क्या बोला था। मार्क्स कहते हैं बेस जो है वो कंट्रोल करता है सुपर स्ट्रक्चर को। बेस क्या है? हमने मार्क्स में डिटेल में देखा था। बेस क्या है? वो लोग जिनके पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, जो बुर्जुआ क्लास है, जो पावरफुल लोग हैं, जो कैपिटलिस्ट लोग हैं, जो एक्सप्लॉइट करते हैं प्रोलिटरेट्स को, उन्हीं के पास है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, उन्हीं के पास है मशीन्स, उनके पास हैं, वो मालिक हैं फैक्ट्रीज के, उनके पास लैंड है, उनके पास रॉ मटेरियल हैं, वो पावरफुल लोग हैं, वो पैसे वाले लोग हैं, वही कंट्रोल करते हैं। उनको बेस कहा जाता है और वो कंट्रोल करते हैं किसको? सुपर स्ट्रक्चर को। सुपर स्ट्रक्चर में एजुकेशन है, वो अपने हिसाब से एजुकेशन चलाते हैं, वो रिलीजन को कंट्रोल करते हैं, वो फैमिली को कंट्रोल करते हैं, वो मास मीडिया को कंट्रोल करते हैं, वो पॉलिटिक्स को कंट्रोल करते हैं, सब कुछ जो है वो कंट्रोल करते हैं। मीन बेस में क्या है? बेस में आता है, बेस में आता है क्या? बेस में आता है बुर्जुआ क्लास, कैपिटलिस्ट क्लास, पैसा, इकोनॉमी, सारी की सारी इकोनॉमी आती है बेस में, और यही बेस कंट्रोल करता है सुपर स्ट्रक्चर को। सुपर स्ट्रक्चर में बाकी सारी चीजें, मीडिया, रिलीजन, इकोनॉमी, एजुकेशन, फैमिली, सब कुछ। भाई जिसकी सरकार है, जो सरकार बनाता है, जो पैसे खर्चता है, वो सरकार को अपनी मर्जी से चलाएगा। वो एजुकेशन में, बुक्स में अपनी मर्जी से अपनी आइडियोलॉजी अपनाएगा। वो रिलीजन भी उसके हिसाब से चलेगा। चर्च उसकी सपोर्ट करेगा, चर्च दिखाएगा कि यही बेस्ट सिस्टम है, कैपिटलिज्म बेस्ट सिस्टम है। मास मीडिया उसके कंट्रोल में होगा, पॉलिटिक्स, राजनीति उसके कंट्रोल में होगी। ऐसा बोला था किसने? ऐसा बोला था मार्क्स ने। हम मार्क्स को डिटेल में कवर कर चुके हैं, कार्ल मार्क्स को। कार्ल मार्क्स क्या कहते थे? कार्ल मार्क्स कहते थे कि बेस कंट्रोल करता है सुपर स्ट्रक्चर को। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बेस कंट्रोल करता है सुपर स्ट्रक्चर को। ठीक है, बेस कंट्रोल करता है सुपर स्ट्रक्चर को। किसने बोला था? मार्क्स ने। ये भी मार्क्सवादी हैं, ये भी मार्क्सिज्म को फॉलो करते हैं, बट ये कहते हैं मार्क्स को कि नहीं, ऐसा नहीं है। ये कहते हैं कि सुपर स्ट्रक्चर भी कंट्रोल करता है बेस को, सुपर स्ट्रक्चर भी कंट्रोल करता है बेस को। जैसे सुपर स्ट्रक्चर भी कंट्रोल करता है बेस को, हम आगे देखेंगे कैसे चीजें ये होती हैं, डिटेल में कवर करेंगे हम आगे अभी बात नहीं करेंगे। तो ये हमने बेसिक इंट्रोडक्शन जानी। अब हम बात करेंगे इनके ऊपर किस किस का इन्फ्लुएंस था। जैसे मैकियावेली में हमने देखा कि वहाँ रेनेसां का इन्फ्लुएंस था, कौन कौन से थिंकर का इन्फ्लुएंस था, रिफॉर्मेशन का इन्फ्लुएंस था। तो जिस चीज़ का इन्फ्लुएंस होगा उसकी आइडियोलॉजी में वो चीज़ें हमें दिखती हैं।
तो ऐसे ही ग्रामसी के ऊपर किस किस का इन्फ्लुएंस था, तो मार्क्स तो होंगे ही। तो सबसे पहले इन्फ्लुएंस ऑफ कार्ल मार्क्स ऑन ग्रामसी, ठीक है। प्राइमरी इन्फ्लुएंस था ग्रामसी के ऊपर कार्ल मार्क्स का, तगड़े वाले मार्क्सिस्ट थे वो। उन्होंने मार्क्स के आइडियाज को अपनाया। मार्क्स के कौन कौन से आइडियाज थे, जैसे क्लास स्ट्रगल, दो क्लासेस हैं, एक अमीर है एक गरीब है। अमीर को बुर्जुआ कहते हैं, अमीर को हैव्स कहते हैं। गरीब क्लास प्रोलिटरेट क्लास है। और ये प्रोलिटरेट सॉरी गरीब क्लास कौन सी है, प्रोलिटरेट क्लास, फार्मर क्लास, वर्कर क्लास। तो जो अमीर हैं जिनके पास सारे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन हैं वो इनको एक्सप्लॉइट करते हैं। दोनों क्लासेस के बीच में स्ट्रगल होगी और लीडरशिप देते हैं मार्क्स किसको, प्रोलिटरेट्स को। प्रोलिटरेट्स रिवॉल्ट करेंगे और लेकर आएंगे किसको, कम्युनिज्म को, सोशलिज्म को, ठीक है। जहां मीन्स ऑफ प्रोडक्शन किसके पास होंगे, पहले तो कुछ टाइम के लिए डिक्टेटरशिप होगी प्रोलिटरेट्स की, तो उसके बाद फाइनली कम्युनिज्म आएगा, जहां कम्युनिस्ट पार्टीज जो हैं वो उनके कंट्रोल में होंगी सारी चीजें, और वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे किसका, रिसोर्सेज का, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का, सबके बीच में इक्वालिटी लेकर आएंगे। ऐसा कुछ कंसेप्ट है, डिटेल में हमने कवर किया है, यहाँ डिस्कस ज्यादा नहीं करेंगे। तो क्लास स्ट्रगल कार्ल मार्क्स का आइडिया लेते हैं ये, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म कार्ल मार्क्स का आइडिया लेते हैं, और बेस कंट्रोल करता है सुपर स्ट्रक्चर को, ये आइडिया है कार्ल मार्क्स का। बट ये इसमें मॉडिफिकेशन लाते हैं, ये कहते हैं कि सुपर स्ट्रक्चर भी कंट्रोल करता है बेस को। कैसे करता है वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। आगे क्या है, बट, ये बट है BUT। ग्रामसी मार्क्सिज्म को रिवाइज्ड करते हैं और वो फोकस करते हैं ज्यादा सुपर स्ट्रक्चर के ऊपर। सुपर स्ट्रक्चर में क्या है, सुपर स्ट्रक्चर में है कल्चर, सुपर स्ट्रक्चर में है आइडियाज, सुपर स्ट्रक्चर में है आइडियोलॉजी। वो कहते हैं कि कल्चर, आइडियाज, आइडियोलॉजी, मास मीडिया, रिलीजन, फैमिली, ये सारी चीजें भी कंट्रोल करती हैं नीचे वाले को, किसको, बेस को। ये बात करते हैं कौन, ग्रामसी। आगे हम चीजें डिटेल में देखेंगे कैसे करते हैं। उन्होंने फोकस किया कॉन्शियसनेस पे एंड इट्स रिलेशन विद मटेरियल वर्ल्ड। ये क्या है, हीगल में हमने बात की है, हीगल को और मार्क्स को मिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं। आप बोलेंगे सर कॉन्शियसनेस में हीगल कहां से आ गया, तो हीगल क्या बात करते हैं, हीगल करते हैं आइडिया ही सबसे बड़ी चीज है, आइडिया इंपॉर्टेंट है, मटेरियल इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे मैंने आपको बोला कि ये रिमोट मुझे दो, जरा मुझे AC को बंद करना है, तो आप मुझे रिमोट दोगे या कुछ और दोगे, ऐसा तो नहीं होगा। आप मुझे सपोज करो आप मुझे कोई गिलास उठा के दे दोगे, आपने मुझे रिमोट ही क्यों दिया, क्यों, क्योंकि आपके दिमाग में रिमोट का आइडिया था। मैं आपको बोलूंगा मुझे ये गिलास देना पानी वाला, आप मुझे चम्मच थोड़ी देंगे, क्योंकि आपके दिमाग में गिलास का आइडिया है। मैं आपको बोलूंगा मुझे ये प्लेट दे दो, तो आप मुझे स्पून नहीं देंगे, प्लेट ही देंगे, क्यों, आपके दिमाग में प्लेट का आइडिया है कि प्लेट ऐसी है। तो ये आइडिया किसका था, ये हीगल का था। हीगल आपने डिटेल में पढ़ा है, हमने पढ़ाया है। हीगल क्या कहते हैं, आपकी बॉडी की बात करते हैं। लेट अस सपोज, मैंने पहले भी ये एग्जांपल दी थी, हमारी जो बॉडी है ये दो पार्ट से बनी है, एक तो इसके बीच सोल है, दूसरा बॉडी है। बॉडी क्या है, मैटर है, ये तो खत्म हो जाएगा, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। सोल इंपॉर्टेंट है, सोल आइडिया है, सोल आइडिया है, सोल इंपॉर्टेंट है। ये कौन बात करते हैं, ये बात करते हैं हीगल। कार्ल मार्क्स क्या कहते हैं, कार्ल मार्क्स कहते हैं, कार्ल मार्क्स उन्हीं के आइडिया को लेते हैं। कार्ल मार्क्स हीगल के आइडिया को अपनाते हैं और उसको बदलते हैं। वो कहते हैं गुरुजी आप तो सर के बल खड़े हो, आपको मुझे सीधा करना है। वो बोलते हैं मैटर इंपॉर्टेंट है, आइडिया इंपॉर्टेंट नहीं है, मैटर इंपॉर्टेंट है। कौन बोलता है, कार्ल मार्क्स। ये क्या बोलेंगे, कॉन्शियसनेस क्या है, कॉन्शियसनेस मीन्स आइडिया, ठीक है। मटेरियल वर्ल्ड मीन्स मैटर, मैटर किसके लिए इंपॉर्टेंट है, कार्ल मार्क्स के लिए। आइडिया या कॉन्शियसनेस किसके लिए इंपॉर्टेंट है, हीगल के लिए। तो ये दोनों को मिक्स कर लेंगे, मिक्स करके क्या बनाएंगे, मिक्स करके ये बनाएंगे हीगेलियन मार्क्सिज्म, हीगेलियन मार्क्सिज्म, ठीक है। ही फोकस्ड ऑन कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस मीन्स आइडिया या कॉन्शियसनेस ऑफ हीगल
और उसका रिलेशन क्या है मटेरियल वर्ल्ड के साथ, मैटर के साथ। ग्रामसी वाज वन ऑफ द फाउंडर ऑफ हिगेलियन मार्क्सिज्म। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जाएगा, हिगेलियन मार्क्सिज्म का कंसेप्ट किसने दिया है? तो हिगेलियन मार्क्सिज्म का कंसेप्ट दिया है किसने? ग्रामसी ने। क्या है? हीगल के आइडिया को लिया, मार्क्स के मैटर को लिया, मिक्स कर दिया, हिगेलियन मार्क्सिज्म बना दिया, और बात की रिलेशनशिप की। किसका रिलेशनशिप? इन दोनों चीजों का। आपका जो मेंटल इवेंट था, जो कॉन्शियसनेस थी, जो आइडिया था, मेंटल इवेंट क्या था? मैंने आपको बोला रिमोट, तो आपके दिमाग में आइडिया चल रहा था रिमोट का। रियलिटी क्या है? मैटर, एक्चुअल में जो रिमोट है। तो इन दोनों रिलेशन को कंबाइन कर दिया। हीगल का आइडिया, मार्क्स का मटेरियल, दोनों लिए। ग्रामसी ने आइडिया लिया, मटेरियल लिया, मतलब ह्यूमन कॉन्शियसनेस, आपके दिमाग ने सोचा रिमोट का, और आप लेकर आए मटेरियल मींस रिमोट, तो बन गया कल्चरल मार्क्सिज्म। कल्चरल मार्क्सिज्म, यही है कल्चरल मार्क्सिज्म। सुपर स्ट्रक्चर आल्सो इन्फ्लुएंस बेस। कैसे? आगे हम बात करेंगे, आगे बात करेंगे, थोड़ा सब्र करो। यंग मार्क्स को ये यंग मार्क्स से इन्फ्लुएंस थे या ओल्ड वाले मार्क्स से? कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। याद करो जरा, जब हमने मार्क्स पढ़ा था तो कार्ल मार्क्स स्टार्टिंग में कुछ अलग आइडिया था, जब वो मैच्योर हुए, बूढ़े हुए, तब उनका आइडिया अलग था। तो उनके काम को, उनके वर्क्स को एक पर्सन था जिसने डिवाइड किया था दो पार्ट में, यंग मार्क्स एंड ओल्ड मार्क्स। किसने किया था क्लासिफाई? याद करो जरा, एल्थुसर ने किया था, याद रखना, पढ़ाया हुआ है मैंने। तो एल्थुसर क्या कहते हैं कि मार्क्स की राइटिंग को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक यंग और एक ओल्ड। ग्रामसी किससे इन्फ्लुएंस थे? ग्रामसी यंग वाले मार्क्स से इन्फ्लुएंस थे। मैच्योर मार्क्स जिन्होंने एंड पे थोड़ी अपनी आइडियोलॉजी को बदला, उससे नहीं, यंग मार्क्स से इन्फ्लुएंस थे। कौन? ग्रामसी। चलिए आगे। तो हमने क्या पढ़ा अभी तक? मार्क्स से वो इन्फ्लुएंस थे। मार्क्स, ग्रामसी जो थे मार्क्सिस्ट थे। मार्क्स के आइडिया को बदलते हैं, कहते हैं गुरुजी सुपर स्ट्रक्चर भी कंट्रोल करता है बेस को। बेस तो कंट्रोल करता ही करता है, बट सुपर स्ट्रक्चर भी कंट्रोल करता है। हिगेलियन मार्क्सिज्म के फाउंडर कहा जाता है। हीगल के आइडिया को लेते हैं, मार्क्स के मटेरियल को लेते हैं, दोनों को मिक्स करते हैं, कॉन्शियसनेस को और मटेरियल को, तो क्या करते, बना देते हैं कल्चरल मार्क्सिज्म। कौन से मार्क्स को फॉलो करते हैं? यंग को, ओल्ड को नहीं। किसने क्लासिफाई किया था? एल्थुसर ने। अब बात करते हैं इनके ऊपर लेनिन का क्या इन्फ्लुएंस था। तो लेनिन हमने कब पढ़ा था? एम.एन. राय के टाइम हमने लेनिन पढ़ा था। अभी हम लेनिन डिटेल में भी पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में या उसके बाद। इसके बाद हमारी 4 वेस्टर्न थिंकर रह जाएंगे, जिनमें एक लेनिन भी है। ठीक है, लेनिन है, मिल्स है, कांत है, वो हम आगे देखेंगे। तो लेनिन से ये काफी इंस्पायर थे। लेनिन से क्या लिया इन्होंने? पार्टी लीडरशिप। पार्टी की लीडरशिप कैसी होनी चाहिए, वो इन्होंने लेनिन से सीखा। रिवोल्यूशनरी स्ट्रेटजीज कैसी होनी चाहिए, वो इन्होंने लेनिन से सीखा। बट इन्होंने रिवोल्यूशनरी स्ट्रेटजीज 2 बताई हैं, उनमें से एक अपनाई है, लेनिन वाली नहीं अपनाई। ये चीज आपने ध्यान रखनी है। लेनिन ने क्या बोला था? लेनिन ने बोला था कि जो कम्युनिस्ट पार्टीज हैं ये वैन गार्ड ऑफ रेवोल्यूशन है, ये एक रेवोल्यूशन का साधन है। कौन? कम्युनिस्ट पार्टीज। हमें कमांड कम्युनिस्ट पार्टीज को देनी चाहिए। याद करो जरा लेनिन और एम.एन. राय का डिबेट, जहां इस बात के लिए एम.एन. राय एकदम से खड़े हो जाते हैं उनके डिबेट में और क्रिटिसाइज करते हैं। पढ़ा था ना हमने डिटेल में, वो बात हम यहाँ नहीं करेंगे। आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा किसने कहा था कि कम्युनिस्ट पार्टीज आर वैन गार्ड ऑफ रेवोल्यूशन, तो वो लेनिन ने कहा था। तो लेनिन के इस आइडिया को बारो करते हैं कौन? ग्रामसी। और यहां से वो कंसेप्ट देते हैं हेजमनी का। इस हेजमनी के कंसेप्ट को वो सिविल सोसाइटी और कल्चर के साथ लेकर जाते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे, आपको समझ आ जाएगी। ग्रामसी का एक और कंसेप्ट है वार ऑफ पोजीशन एंड वार ऑफ मैनोवर। वार ऑफ पोजीशन एंड वार ऑफ मैनोवर, ये क्या है? ये भी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, ये इनका पूरा कंसेप्ट है। वार ऑफ पोजीशन और वार ऑफ मैनोवर में हमें टैक्टिक दिखता है लेनिन का, ये हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे चीजें, टेंशन नहीं लेनी। तो नेक्स्ट है हमारा इन्फ्लुएंस ऑफ इटालियन कंटेक्स्ट एंड
रिस आर्जिमेंटो ऑन ग्राम्सी। उस टाइम का इटली का कंटेक्स्ट, उसका क्या इन्फ्लुएंस था, और रिस आर्जिमेंटो का मतलब क्या है, यूनिफिकेशन ऑफ, इटालियन यूनिफिकेशन। ग्राम्सी जो थे, ग्राम्सी ने इटली की यूनिफिकेशन को, इटली के रिस आर्जिमेंटो को बड़ा डीपली एनालाइज किया था। ठीक है, रिस आर्जिमेंटो क्या है, ये इटालियन टर्म है इटालियन यूनिफिकेशन के लिए, और उसके फेलियर को, कि कैसे इटालियन यूनिफिकेशन का फेलियर होता है, उस चीज को इसने डिटेल में समझा था, डीपली देखा था। उस चीज का भी इन्फ्लुएंस हमें दिखेगा इनकी आइडियोलॉजी पे। इटली उस टाइम में कोई डेवलप नहीं था, सेमी डेवलप्ड कंट्री थी, उसके अंदर काफी सारे डिस्टर्बेंसेस थे, डिफरेंसेस थे। नॉर्थ इटली और साउथ इटली के बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस था, डिवीजन था, इंडस्ट्रीज को लेके और बाकी दूसरी चीजों को लेके। मींस इटली जो था वो अंडर डेवलप्ड था, और अंदर ही इटली अलग अलग आइडियोलॉजीज में डिवाइड था, नॉर्थ साउथ में काफी ज्यादा फर्क था। इटली में प्रोलिटरेट्स तो थे, रूरल एरिया में प्रोलिटरेट्स के बेसिस थे। ठीक है, बट ये जो प्रोलिटरेट थे, ये किसान थे, फार्मर्स थे, और बड़े कंजर्वेटिव थे। कंजर्वेटिव लोग जो होते हैं वो चेंज नहीं चाहते जल्दी जल्दी, उनको लगता है जो सिस्टम है ये बेस्ट है, चेंज नहीं चाहते, कट्टर थोड़े कंजर्वेटिव होते हैं, थोड़े मतलब मीन्स चेंज को वो जल्दी जल्दी अडॉप्ट नहीं करते, उनकी आइडियोलॉजी चेंज करने में वक्त लगता है। इन्फ्लुएंस ऑफ इंटेलेक्चुअल्स इन वर्किंग क्लास लीडरशिप, और उन्होंने देखा कि जो वर्किंग क्लास है उनके ऊपर इंटेलेक्चुअल्स का क्या इन्फ्लुएंस है। और क्या देखा उन्होंने, उन्होंने देखा कि जो चर्च है, कैथोलिक चर्च है, वो काफी पावरफुल है, और चर्च जो है मींस रिलीजन है, वही बैक कर रहा है आर्मी को। ठीक है, तो राजनीति में जो रोल है चर्च का काफी बड़ा है। ठीक है, रिलीजन का रोल है। इटली ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ ग्रैम्सी वाज अनस्यूटेड फॉर डिटर्मिनिस्टिक मार्क्सिज्म। तो जो मार्क्स ने मार्क्सिज्म की बात की थी, उस मार्क्सिज्म को इटली में सूट करना इम्पॉसिबल था, ऐसा ग्राम्सी को लग रहा था। ग्राम्सी ने जो वहां की अलीट क्लास थी, जो अलीट लिबरल क्लास थी, जो लिबर्टी की बात कर रहे थे कुछ लीडर, इक्वलिटी की बात कर रहे थे कुछ लीडर, उनको भी क्रिटिसाइज किया। जिनमें एक पर्सन थे कामिलो, कामिलो डी कावर। तो कामिलो डी कावर को उन्होंने क्रिटिसाइज किया, पूछा जाता है एग्जाम में। तो वो कामिलो डी कावर को क्रिटिसाइज करते हैं, क्यों? क्योंकि वो पैसिव रेवोल्यूशन की बात करते थे, जिसमें मासेस का इन्वॉल्वमेंट नहीं था, आम जनता का इन्वॉल्वमेंट नहीं था। ठीक है, तो ये वहां के एक लीडर थे, ये वहां के प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं। कौन? कामिलो डी कावर, एक पॉलिटिशियन है, कहाँ के? इटली के, जो पैसिव रेवोल्यूशन के लिए जाने जाते थे, जिसमें मासेस को एक्सक्लूड किया गया था। वो देखते हैं कि इटली में जो सिविल सोसाइटी है वो पार्टिसिपेट ही नहीं कर रही, सिविल सोसाइटी का रेवोल्यूशन में कोई पार्टिसिपेशन नहीं है। इसलिए उन्होंने फोकस किया किस पे? कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन पे, कि पहले हमें कल्चरल बदलने की जरूरत है, कल्चरल हेजमनी की जरूरत है। ठीक है, क्या है कल्चरल हेजमनी, आगे हम बात करेंगे, थोड़े टाइम के बाद आपको सब समझ आ जाएगा। थोड़ा सा आप धीरज रखें, थोड़ा सा आप सब्र करें। इन्फ्लुएंस ऑफ बेनाडिटो क्रूज ऑन ग्राम्सी। बेनाडिटो क्रूज, बेनाडिटो, बेन की डिटो कापी कौन है? क्रूज, याद रखना है ये नाम, इसीलिए बोल रहा हूं मैं। क्या नाम है? बेनाडिटो क्रॉस, बेनाडिटो क्रॉस। बेनाडिटो क्रॉस कौन है? ये भी एक फिलासफर हैं इटली के। बेनाडिटो क्रॉस एक इटालियन आइडियलिस्ट फिलासफर है, याद करो क्या है ये? आइडियलिस्ट, आइडियल बातें करते हैं। तो ये इनको क्यों पसंद आएंगे, आगे हम देखेंगे। इनकी किस चीज को लेते हैं? बीसी मींस बेनाडिटो क्रूज। कल्चर एंड आइडियोलॉजीज आर इंपॉर्टेंट टू ब्रिंग रेवोल्यूशन इन सोसाइटी। तो बेनाडिटो क्रोज क्या मानते हैं? बेनाडिटो क्रोज मानते हैं कि कल्चर और आइडियोलॉजी बड़ी जरूरी होती है रेवोल्यूशन लाने के लिए सोसाइटी में। इंडिया की बात करें
तो आरएसएस ने इंडिया के कल्चर को फोकस करने की कोशिश की, हिंदुत्व की आइडियोलॉजी लेकर आए। तो आरएसएस की आइडियोलॉजी पे चला कौन? बीजेपी। और कैसे बड़े लेवल पे चेंज लाई, आज के टाइम में बीजेपी की हेजमनी है। तो हल्का सा मतलब पता चल गया होगा हेजमनी क्या है, ठीक है, आगे डिटेल में पता चलेगा आपको। तो बेनाडिटो क्रोज कौन है? ये एक इटली के आइडियलिस्ट फिलासफर हैं। ये कल्चर और आइडियोलॉजीज की बात करते हैं कि कल्चर और आइडियोलॉजीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं अगर सोसाइटी में आपने चेंज लाना है, सोसाइटी में रिवोल्यूशन लाना है। क्रूज गेव द फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री। क्रूज जो हैं वो फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री देते हैं हीगल की तरह, और बताते हैं, फोकस करते हैं कि कल्चरल और आइडियोलॉजिकल फैक्टर बड़े जरूरी हैं हिस्ट्री को शेप करने के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। कल्चर और आइडियोलॉजीज बहुत इंपॉर्टेंट है रिवोल्यूशन लाने के लिए, हिस्ट्री को शेप करने के लिए। या फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री की बात कौन करता है? बेनाडिटो क्रूज। और यही चीज अपनाते हैं कौन? अपनाते हैं ग्राम्सी। ग्राम्सी इससे इन्फ्लुएंस होते हैं और इन्फ्लुएंस ग्राम्सीज एप्रिसिएशन फॉर फिलॉसफी ऑफ कल्चर एंड हिस्ट्री, ठीक है। ग्राम्सी क्रिटिसाइज करते हैं इनके आइडियलिज्म को। आइडियलिज्म को इन्होंने नहीं अपनाया, बट जो इनकी बात थी कि जो फिलॉसफी को और कल्चर को जोड़ने की, ये इनको अच्छी लगी कि जो आपकी फिलॉसफी है उसको, अपनी आइडियोलॉजी को, अपनी फिलॉसफी को वहाँ के सिविल सोसाइटी के कल्चर के साथ अगर आप जोड़ोगे तो जनता जो है वो आपका साथ देगी। ऐसी समझ आ गई ग्राम्सी को। ग्राम्सी ने रिजेक्ट किया था डिवीजन ऑफ थॉट ऑन साइंटिफिक एंड अनसाइंटिफिक बेसिस। मतलब साइंस क्या है? साइंस वो चीज है जो परफेक्टली ट्रूथ है, परफेक्टली सही है, सच्चाई, ऑब्जेक्टिविटी होती है साइंस की। वो कहते हैं ये ऑब्जेक्टिविटी कुछ नहीं होता, ये साइंस कुछ नहीं है, मींस ट्रूथ है नहीं, सच्चाई है नहीं। आज एक सोसाइटी के लिए जो चीज सच है, शायद आने वाली किसी सोसाइटी के लिए वो गलत साबित हो जाए, ठीक है। वो रिजेक्ट करते हैं साइंटिफिक और अनसाइंटिफिक थॉट्स को। वो कहते हैं कि एक जो आज चीज आपको लग रहा है यूनिवर्सल सही है, ट्रूथ है, वो आने वाले टाइम में या किसी दूसरी सोसाइटी के लिए वो गलत भी साबित हो सकती है। मतलब वो रिजेक्ट करते हैं आइडिया ऑफ साइंस एज ऑब्जेक्टिव। साइंस की ऑब्जेक्टिविटी होती है, साइंस यूनिवर्सल ट्रूथ की बात करती है, ठीक है। वो कहते हैं ऐसा नहीं है। यहां से क्वेश्चन बनेगा कि साइंटिफिक और अनसाइंटिफिक थॉट को के डिवीजन को रिजेक्ट किसने किया? ग्राम्सी ने किया। यूनिवर्सल ट्रूथ को रिजेक्ट किसने किया? ग्राम्सी ने किया। ऑब्जेक्टिविटी को रिजेक्ट किसने किया? ग्राम्सी ने किया। उन्होंने बोला ये चीजें बदलती हैं, ऐसा नहीं है कि बेस जो है सुपर स्ट्रक्चर को कंट्रोल करता है, सुपर स्ट्रक्चर भी बेस को कंट्रोल करता है। ये सब पार्ट ऑफ सुपर स्ट्रक्चर हैं। सुपर स्ट्रक्चर क्या है? इन्फ्लुएंस होता है। थोड़ा रुक जाओ, आगे आपको चीजें समझ आ जाएंगी। एंटी पॉजिटिविस्ट एंड एंटी साइंटिफिक रिलेटिविज्म ऑफ ग्राम्सी वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय क्रूज। तो क्रूज जो थे वो बात करते थे किसके? बात करते थे एंटी पॉजिटिविज्म की बात करते थे, अनसाइंटिफिक रिलेटिविज्म की बात करते थे, और ये चीज अपनाई कहीं ना कहीं ग्राम्सी ने। तो मैच करने के लिए आ जाए एंटी पॉजिटिविस्ट एंड एंटी साइंटिफिक रिलेटिविज्म, तो आप मैच करोगे ग्राम्सी के साथ। क्या है ये आगे आपको समझ आ जाएगी, पूरे की पूरी, कुछ नहीं छोड़ूंगा, आपके दिमाग में डाल के छोड़ूंगा। इन्फ्लुएंस ऑफ निकोलो मैकियावेली। मैकियावेली आपने लास्ट लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं, तो मैकियावेली से भी ये इन्फ्लुएंस होते हैं। जो मैकियावेली का कंसेप्ट था ना पावर इस्टेब्लिश करने का और स्ट्रेटजी का, वो इनको अच्छा लगता है। ग्राम्सी डीपली इन्फ्लुएंस होते हैं मैकियावेली के आइडियाज ऑन पावर और स्ट्रेटजी के ऊपर, बट थोड़ा इसको अलग तरीके से लेते हैं। हमें पता है मैकियावेली ने प्रिंस का कंसेप्ट दिया था कि प्रिंस को पूरी की पूरी अथॉरिटी देनी चाहिए, पूरी पावर देनी चाहिए, प्रिंस ही सब कुछ है, वो स्टेट को अपने हिसाब से चलाएगा, प्रिंस को फुल पावर दे दो, एब्सोल्यूट मोनार्की दे दो। ये बात करते थे कौन? मैकियावेली। ये प्रिंस की जगह नया कंसेप्ट लेके आते हैं मॉडर्न प्रिंस का। तो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा मॉडर्न प्रिंस का कंसेप्ट किसने दिया? मैकियावेली ने। तो गलत होगा, प्रिंस का कंसेप्ट मैकियावेली का है, मॉडर्न प्रिंस का कंसेप्ट किसका है? ग्राम्सी का है। बट इनके लिए मॉडर्न प्रिंस कोई रूलर नहीं है, ये मॉडर्न प्रिंस कहते हैं कम्युनिस्ट पार्टीज को, कि पूरी की पूरी सत्ता की चाबी, पूरी की पूरी स्टेट की चाबी आपको दे देनी है
कम्युनिस्ट पार्टीज को, और कम्युनिस्ट पार्टीज होंगे मॉडर्न प्रिंस ऑफ ग्राम्सी। ठीक है, इन्होंने थ्योरी को और प्रैक्टिस को यूनिफाई करने की बात की। प्रैक्टिकल की बात कौन करते हैं? मैकियावेली। ठीक है, तो वैसा ही कुछ कुछ चीजें अपना रहे हैं, थोड़ा मॉडिफाई कर रहे हैं। लीडरशिप का बहुत बड़ा रोल होता है, ये मैकियावेली ने बोला था, तो ये कहते हैं रोल ऑफ लीडरशिप बड़ी इंपॉर्टेंट है। बट यहाँ लीडरशिप किसके हाथ में होगी? कम्युनिस्ट पार्टी के हाथ में। टैक्टिक्स बड़े जरूरी हैं पॉलिटिक्स में, तो टैक्टिक्स किसके पास होंगे? वहां प्रिंस के पास थे, यहाँ मॉडर्न प्रिंस के पास होंगे। स्ट्रेटजीज बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, तो वहां स्ट्रेटजीज किसके पास थी? मॉडर्न, वहां प्रिंस के पास, यहाँ मॉडर्न प्रिंस के पास। मॉडर्न प्रिंस कौन है? सीपी, कम्युनिस्ट पार्टी। रशियन रेवोल्यूशन का क्या इंपैक्ट है, क्या इंफ्लुएंस है इनके ऊपर? तो रशियन रेवोल्यूशन 1917 में होता है। ग्राम्सी जो है वो रशियन रेवोल्यूशन से इंस्पायर थे। रशियन रेवोल्यूशन ये मानता था कि बैकवर्ड क्लासेस में भी रेवोल्यूशन आ सकता है, तो इन्होंने भी यहाँ से इन्फ्लुएंस हुए कि हाँ भाई मैं भी बैकवर्ड क्लासेस में रेवोल्यूशन लाऊंगा। इन्होंने रशियन रेवोल्यूशन बात करता था एक्टिव लीडरशिप की, इंटेलेक्चुअल्स का रोल, पढ़े लिखे लोगों का रोल, और आइडियोलॉजी का रोल रेवोल्यूशन की मूवमेंट्स में। तो ये चीजें इन्होंने इन्फ्लुएंस हुए रशियन रेवोल्यूशन से। इटालियन सोशलिस्ट एंड कम्युनिस्ट मूवमेंट, तो इटली में कुछ सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट मूवमेंट चल रही थी, उनसे भी ये इन्फ्लुएंस हुए। यहाँ से क्या इंपॉर्टेंट है? ट्यूरिन वर्कर्स काउंसिल, तो ट्यूरिन वर्कर काउंसिल्स का कंसेप्ट किसका है? तो ये ग्राम्सी का कंसेप्ट है। 1921-20 में ट्यूरिन वर्कर्स काउंसिल्स एक्टिव थी। आइडिया ऑफ वर्कर सेल्फ मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल, तो ये ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल को भी हम आगे पढ़ेंगे। क्या है ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल? ये वर्कर काउंसिल्स क्या हैं, ये भी हम आगे पढ़ेंगे। और जो उनका एक्सपीरियंस था इटालियन कम्युनिस्ट पार्टी का, वहां से भी उनको काफी ज्यादा, जो 1921 में उन्होंने बनाई थी, वहां से उनको प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स और लीडरशिप के बारे में अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिली। थोड़ा से टेबल में रिवाइज कर लेते हैं, हमने क्या क्या पढ़ा। कार्ल मार्क्स क्लास स्ट्रगल के लिए जाने जाते हैं, मटेरियलिज्म के लिए जाने जाते हैं, हिस्टोरिकल एनालिसिस के लिए जाने जाते हैं, और ये चीजों का इन्फ्लुएंस पड़ा ग्राम्सी के ऊपर। तो कार्ल मार्क्स का क्या लिया उन्होंने? क्लास स्ट्रगल, मटेरियलिज्म, हिस्टोरिकल एनालिसिस। लेनिन से क्या लिया? जो कम्युनिस्ट पार्टी की कमांड, रेवोल्यूशन की कमांड कम्युनिस्ट पार्टीज को देनी चाहिए, लेनिन बोलते थे, तो वो चीज इन्होंने ली। रेवोल्यूशन की बात करते थे वो, तो वो ली। और हेजमनी की बात करते थे लेनिन, तो हेजमनी का कंसेप्ट भी इन्होंने लेनिन से लिया ग्राम्सी ने। देखेंगे क्या है हेजमनी। अभी बीजेपी की हेजमनी है इंडिया में, मतलब दबदबा है, ऐसा समझो आप। मैकियावेली से इन्होंने स्ट्रेटजी की कॉपी की, लीडरशिप लीडरशिप कैसी होनी चाहिए वो चीज सीखी, और मॉडर्न प्रिंस का कंसेप्ट लिया। उनका प्रिंस का कंसेप्ट था, यहाँ मॉडर्न प्रिंस का पावर वो दे रहे हैं, किसको कमांड दे रहे हैं? कम्युनिस्ट पार्टीज को। बेनोडिटो क्रूज से उन्होंने क्या लिया? कल्चर और फिलॉसफी ऑफ प्रैक्सिस। प्रैक्सिस मीन प्रैक्टिकल, तो कल्चर को आइडियोलॉजी के साथ जोड़ने की बात की थी क्रूज ने, तो वहां से उन्होंने ये चीज ली। ठीक है, इटालियन रिस आर्जिनमेंटो मीन्स इटालियन यूनिफिकेशन, वहां से उन्होंने पैसिव रेवोल्यूशन और सिविल सोसाइटी को बारो किया, सिविल सोसाइटी और पैसिव रेवोल्यूशन के कंसेप्ट को बारो किया। और रशियन रेवोल्यूशन से प्रैक्टिकल मॉडल ऑफ रेवोल्यूशन लिया उन्होंने। ट्यूरिन फैक्ट्री मूवमेंट, ट्यूरिन फैक्ट्री मूवमेंट क्या थी? ये वर्कर काउंसिल्स हैं, ग्रास रूट लीडरशिप की बात करती हैं। ये चीजें आपको आगे समझ आ जाएंगी सारी की सारी जब हम पढ़ेंगे इनके पॉलिटिकल थॉट को। तो स्टार्ट करते हैं इनके पॉलिटिकल थॉट को। ठीक है, पॉलिटिकल थॉट ऑफ ग्राम्सी, इनके कंसेप्ट्स और इनके आइडियाज। तो सबसे पहले बात करते हैं क्या? ग्राम्सी का आइडिया ऑफ हेजमनी। आपको सिंपल क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हेजमनी का कंसेप्ट किसका है? तो ग्राम्सी का। या कल्चरल हेजमनी की बात कौन करता है? ग्राम्सी। इतना क्वेश्चन आ सकता है, डिटेल में कवर करेंगे, यहां से कुछ भी नहीं छूटेगा। एंटोनियो ग्राम्सी इटालियन मार्क्सिस्ट थिंकर थे, उन्होंने हेजमनी का कंसेप्ट दिया है। हेजमनी का क्यों दिया है? एक्सप्लेन करने के लिए कि रूलिंग क्लास कैसे मेंटेन करती है। रूलिंग क्लास मेंटेन कंट्रोल नॉट जस्ट थ्रू फोर्स कोर्सन बट थ्रू कंसेंट ऑन सबऑर्डिनेट क्लासेस। मतलब जो रूलिंग क्लास है, देखो रूलिंग क्लास दो तरह से कंट्रोल कर सकती है स्टेट के ऊपर, या तो जबरदस्ती, तो या उनके दिल जीत के। ये कहते हैं
हेजमनी क्या है? हेजमनी मीन्स जब, जैसे अभी बीजेपी की हेजमनी है, बीजेपी का दबदबा है, बीजेपी डोमिनेंट है। बीजेपी डोमिनेंट कैसे है? क्या यहाँ वो जोर जबरदस्ती आई है या लोगों के दिल जीत के आई है? भाई बीजेपी की आइडियोलॉजी जनता को अच्छी लगी, जनता ने सर आंखों पे बैठा लिया। बीजेपी ने बोला था 370 हटाएंगे, जनता को अच्छा लगा, तो बीजेपी ने बोला था राम मंदिर बनाएंगे, जनता को अच्छा लगा। जब बीजेपी ने बोला था हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आएंगे, जनता को अच्छा लगा। तो जनता के दिल जीते बीजेपी ने, तो बीजेपी की हेजमनी आ गई इंडिया में। तो हेजमनी का मतलब आपको पता चल गया। मींस हेजमनी जब कंट्रोल पूरा हो किसी स्टेट के ऊपर, राजनीति के ऊपर, और वो कंट्रोल जो है वो लोगों के कंसेंट से हो। ठीक है। रूलिंग क्लास मेंटेन्स कंट्रोल नॉट जस्ट थ्रू फोर्स, के रूलिंग का क्लास जो है वो कोई जोर जबरदस्ती, कोर्सन मींस जबरदस्ती नहीं कंट्रोल कर रही, बट कंसेंट से, सहमति से। जो उनकी सबॉर्डिनेट क्लासेस हैं, जो जनता है, जो सिविल सोसाइटी है, जो मीडिया है, वो सारे उनको मान रहे, कंसेंट है, तभी तो वो हेजमनी में बैठे। सुपरमेसी ऑफ सोशल क्लास मैनिफेस्ट इटसेल्फ इन टू मेस। अभी बीजेपी की सुपरमेसी है, तो सुपरमेसी लाने के लिए दो तरीके हैं आपके पास। एक, जबरदस्ती लाओ, डंडे के जोर से लाओ, पावर से लाओ, फोर्स से लाओ। ठीक है। दूसरा, आइडिया से लाओ, अपने आइडिया लेकर जाओ जनता के बीच में। जनता को आपका आइडिया पसंद आएगा तो जनता आपको बिठा देगी आंखों पे, आपकी हेजमनी आ जाएगी। तो दो तरीके बताते हैं ये। कौन कौन से दो तरीके बताते हैं? एक तो जोर जबरदस्ती वाला, जैसे पाकिस्तान की गवर्नमेंट की बात करें तो इमरान खान की पार्टी को लोगों ने वोट दिए, रात को इंटरनेट बंद किया गया, काउंटिंग में चेंजेस हुई, इमरान खान तो जेल में थे। तो जबरदस्ती, जोर जबरदस्ती, डोमिनेशन से, कोर्सन से पाकिस्तान में गवर्नमेंट बना ली। किसने? शहबाज शरीफ ने। एक ये होता है। दूसरा है इंटेलेक्चुअल एंड मॉरल लीडरशिप। जब आपकी लीडरशिप ऐसी है, आपकी आइडियोलॉजी से जनता जो है वो खुश है, आपने जनता के दिल जीते हैं और आपकी हेजमनी आ गई है। तो बीजेपी की हेजमनी है पिछले 11 सालों से। और कैसे है? डोमिनेशन से है या मॉरल, इंटेलेक्चुअल एंड मॉरल लीडरशिप से है? तो इंटेलेक्चुअल एंड मॉरल लीडरशिप से है बीजेपी की हेजमनी इंडिया में, फोर्स से नहीं है। हेजमनी मीन्स सुपरमेसी एक्वायर्ड बाय कंसेंट नॉट बाय फोर्स। ये बात करते हैं कौन? ग्रैम्सी। याद रखना, हेजमनी आपको पता चल गया। जब किसी का डोमिनेशन हो, सुपरमेसी हो, बट वो जोर जबरदस्ती से ना हो, वो दिल जीत के हो, वो लोगों की अपनी आइडियोलॉजी लोगों के अंदर डाल के हो, लोग जो चाहते हैं वैसा हो। मीन्स फोर्स से नहीं हो, लोगों के कंसेंट से हो, सहमति से हो। यही है हेजमनी एज पर ग्रैम्सी। तो हेजमनी, सुपरमेसी एक्वायर्ड बाय कंसेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट बाय फोर्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डोमिनेशन क्या है? डोमिनेशन भी सुपरमेसी है, बट ये सुपरमेसी है कोर्सिव मशीनरी से, जोर जबरदस्ती से, डंडे से, पावर से, अनएथिकल मीन से। जैसे पाकिस्तान में अभी पाकिस्तान की गवर्नमेंट है तो वो डोमिनेशन से है, ना कि हेजमनी से है। तो डिफरेंस बिटवीन हेजमनी एंड आपको डोमिनेशन पता चल गया। ठीक है। हेजमनी मोस्टली एक्सरसाइज थ्रू सिविल सोसाइटी। तो हेजमनी कैसे एक्सरसाइज होती है? सिविल सोसाइटी से। इंडिया की जो सिविल सोसाइटी थी उसके बीच में नरेंद्र मोदी अपनी आइडियोलॉजी लेकर आए। जनाब मेरे लिए नेबरहुड फर्स्ट की पॉलिसी किसने दी? नरेंद्र मोदी ने। मेरे लिए नेबरहुड फर्स्ट है, जीरो टॉलरेंस की बात करता हूं मैं राम मंदिर बनाऊंगा, मैं 370 हटाऊंगा, मैं यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आऊंगा, मैं जितने भी मार्जिनल कम्युनिटीज़ हैं उनको मैं ऊपर लेकर आऊंगा, पहाड़ीज को मैं एसटी का दर्जा दूंगा। मतलब अपनी आइडियोलॉजी लेकर आए, वो सिविल सोसाइटी में रखी, तो सिविल सोसाइटी ने कंसेंट दिया और बीजेपी की आ गई हेजमनी। तो हेजमनी का कंसेप्ट आपको समझ आ गया। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने, लोगों ने वोट डाले, सोसाइटी ने वोट डाला इमरान खान की आइडियोलॉजी पे, वो हेजमनी दे रहे थे इमरान खान को, बट नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, इन लोगों ने डोमिनेशन से, फोर्स से, कंसेंट के अपोजिट जाके वहां वो सत्ता में बैठ गए।
अभी भी बैठे हुए हैं, इमरान खान जेल में है, ठीक है। अनलाइक डोमिनेशन, मीन डोमिनेशन की तरह नहीं, डोमिनेशन में वायलेंस है, डोमिनेशन में इकोनॉमिक कंट्रोल है, ठीक है। हेजमनी में कल्चरल और आइडियोलॉजिकल लीडरशिप है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जो आरएसएस है वो आइडियोलॉजी की बात करती है, एक हिंदुत्व की आइडियोलॉजी है, हम हिंदुत्व को इंडिया में लाएंगे, हम राम मंदिर बनाएंगे, ठीक है। तो वो इंडिया का जो पुराना कल्चर है, जो पुरानी आइडियोलॉजी है, हम संस्कृत को प्रमोट करेंगे, संस्कृत को मीन ऑफ कम्युनिकेशन बनाएंगे, हिंदी को मीन ऑफ कम्युनिकेशन बनाएंगे, हम इंग्लिश को टाटा बाय बाय बोलेंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, हम जो वैदिक आइडियोलॉजी थी, जो वेदों में लिखा हुआ है, जो क्या कहते हैं इसमें, जो मनुस्मृति में लिखा हुआ है, ठीक है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, क्या कहते हैं इसको, मनुस्मृति, ये सारी आइडियोलॉजी हैं, जो ये कल्चरल आइडियोलॉजी हैं, इसके थ्रू हम लीडरशिप, अपनी लीडरशिप के थ्रू हम अब कल्चरल आइडियोलॉजीज जनता के बीच में लेकर जाएंगे, और हम, जनता हमें पसंद करेगी, जनता ने पसंद किया, बीजेपी की हेजमनी आ गई। रूलिंग क्लास मेक्स इट्स वैल्यूज एंड वर्ल्ड व्यू सीन एज नेचुरल, रूलिंग क्लास जो अपनी वैल्यूज को इंपॉर्टेंस देती है, अब वैल्यूज हैं उसके लिए नेचुरल हैं, और वैल्यू ही कॉमन सेंस है, और वैल्यू ही ट्रुथ है, और लोग उसको मर्जी से वॉलंटरी अडॉप्ट कर रहे हैं, ठीक है। हेजमनी जो है ये मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट से होती है, हेजमनी क्या है, मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हेजमनी क्या है, मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट है, मींस लोगों की सहमति से हेजमनी आती है, अपनी आइडियोलॉजी को एक लीडर, एक थिंकर, एक फिलोसफर लेकर जाता है जनता में, और जो जनता जिस कल्चर को अपनाना चाहती है, जिस रिलीजन को अपनाना चाहती है, जिन वैल्यूज को अपनाना चाहती है, अगर वो लीडर उसी चीज को प्रमोट कर रहा है तो जनता उसको मानेगी, तो जनता उसको हीरो बना देगी। तो हेजमनी क्या है, मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट है, इंपॉर्टेंट है। हेजमनी सिग्निफाइज कंट्रोल ऑफ इंटेलेक्चुअल लाइफ ऑफ सोसाइटी बाय प्योरली कल्चरल मीन्स। तो हेजमनी, हेजमनी क्या है, कंट्रोल ऑफ इंटेलेक्चुअल लाइफ, इंटेलेक्चुअल लाइफ में कौन है, पढ़े लिखे लोग, जिनके पास रीजन है, तो लोगों ने अपना रीजन का इस्तेमाल किया, रीजन का इस्तेमाल करके लोगों को लगा अच्छा यार नरेंद्र मोदी तो बढ़िया बंदा है, नरेंद्र मोदी की तो बहुत अच्छी पर्सनैलिटी है, बहुत अच्छी लीडरशिप है, ये पड़ोसियों को भी लेकर चल रहा है, ये नेशन फर्स्ट की बात कर रहा है, ये जीरो टेररिज्म की बात कर रहा है, ठीक है, दुश्मन को सर्वनाश करने की बात कर रहा है, ये तो सबका साथ सबका विकास चाहता है, हमें राम मंदिर चाहिए, राम मंदिर बनाने की बात कर रहा है, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहा है, ठीक है। तो ये तो हमारे लिए बेस्ट है, ये तो हमारे कल्चर को भी प्रोटेक्ट करेगा, ये तो जो वेदास में चीजें हैं, जो वैदिक सिविलाइजेशन है उसके हमें दर्शन करवाएगा। मींस मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट मिलता है किससे, इंटेलेक्चुअल्स ऑफ सोसाइटी से, पढ़े लिखे लोग जो सोसाइटी के हैं अपने रीजन का इस्तेमाल करते हैं और मान लेते हैं कि कल्चरल मीन्स को इंपॉर्टेंस दे रहा है ये व्यक्ति, और यही तो है थ्योरी ऑफ कल्चरल हेजमनी, थ्योरी ऑफ कल्चरल हेजमनी, आपके कल्चर को इंपॉर्टेंस दी जा रही है, ठीक है। तो कल्चरल हेजमनी, कल्चरल की हेजमनी है, कल्चरल का दबदबा है, कल्चरल का दबदबा है, ठीक है। तो यही है थ्योरी ऑफ कल्चरल हेजमनी। इसमें सुपर स्ट्रक्चर जो है वो भी बेस को कंट्रोल करता है, कैसे, बेस में क्या था, पैसा, बेस सिर्फ और सिर्फ पैसा था, तो पैसे ने कंट्रोल किया सुपर स्ट्रक्चर को, पैसे ने रिलीजन को कंट्रोल किया, पैसे ने, अब हम इस चीज को दोबारा समझते हैं, पैसे ने क्या किया, मार्क्स क्या कहता था, मार्क्स कहता है कि बेस में क्या है, इकोनॉमिक है, तो इकोनॉमिक्स ने, पैसे ने, एक कैपिटलिस्ट ने कंट्रोल किया राजनीति को, फैमिली को, रिलीजन को, इकोनॉमिक्स को। तो ग्रामसी क्या कहता है, ग्रामसी ने ये चीजें पलट दी, ग्रामसी कहता है कि मार्क्स बाबा ऐसा नहीं है, सुपर स्ट्रक्चर भी कंट्रोल करता है किसको, बेस को, कैसे, सुपर स्ट्रक्चर में था रिलीजन, सुपर स्ट्रक्चर में था कल्चर, तो एक पर्सन आया, लेट अस सपोज नरेंद्र मोदी, उसने बोला कि जनाब मेरी आइडियोलॉजी है, मैं आपके कल्चर को प्रमोट करूंगा, मैं ये चीजें करूंगा, तो वो सुपर स्ट्रक्चर का पार्ट था ना कल्चर, तो सुपर स्ट्रक्चर ने क्या किया, सुपर स्ट्रक्चर ने बेस को कंट्रोल कर दिया, सुपर स्ट्रक्चर ने बेस को कंट्रोल कर दिया, सुपर स्ट्रक्चर ने मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को कंट्रोल कर दिया,
ठीक है, समझ आई नहीं आई, नहीं आए तो आगे और चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, अच्छा ये यहां भी मैंने दोबारा डाला है। तो बेस कंट्रोल करता है सुपरस्ट्रक्चर को, ये बात करते हैं कार्ल मार्क्स, और सुपरस्ट्रक्चर भी कंट्रोल करता है बेस को, ये बात करते हैं कौन? ये बात करते हैं ग्रामसी। मार्क्स कहते थे कि जो रिलीजन है ये अफीम है मासेस की, जैसे अफीम का नशा होता है ना, रिलीजन के साथ खिलवाड़ करोगे तो जाओगे, पिटोगे। मार्क्स कहते हैं कि रिलीजन अफीम है, अफीम की तरह है मासेस के लिए, इसके साथ आप खिलवाड़ नहीं कर सकते। ठीक है, क्रूज क्या कहते हैं, जो ऊपर हमने बात करती, क्रूज कहते हैं कि लोग रिलीजन को छोड़ सकते हैं, रिलीजन से उनको क्या मिलता है? शांति मिलती है, सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलती है, पीस ऑफ माइंड मिलता है, उनकी स्पिरिचुअल नीड्स पूरी होती हैं। तो अगर ये सारी चीजें रिलीजन से पूरी होती हैं तो वो रिलीजन क्यों छोड़ेंगे? अगर इसके अल्टरनेट मींस रिलीजन के बराबर का कोई टक्कर की कोई हेजमनी आप खड़ी कर दो तो लोग रिलीजन को छोड़ देंगे। अगर आप कैपिटलिज्म को खड़े कर देते हो तो लोगों को लग्जरी लाइफ से सुकून मिल रहा है, लग्जरी लाइफ से पीस ऑफ माइंड मिल रहा है, तो लोग रिलीजन को छोड़ देंगे। ये किसने बोला? ये बोला क्रूज ने, क्रोस ने। ठीक है, वही क्रूज जो ऊपर हमने बात की, जिससे इन्फ्लुएंस थे कौन? ग्रैम्सी। तो रिलीजन ऑफ इज ओपियम ऑफ मासेस, मार्क्स ने बोला। क्रूज कहते हैं कि रिलीजन जो आनंद देता है, जो मजा देता है, जो स्पिरिचुअल नीड देता है, जो सेटिस्फेक्शन देता है, अगर वैसी चीजें कोई और चीज दे, कोई अलग चीज दे, तो लोग रिलीजन को भी छोड़ देंगे। ग्रामसी कहते हैं कि मार्क्सिज्म जो है वो इस नीड को फुलफिल करेगा। कौन सी नीड को? यही जो लोगों की नीड है। कैसे? जो हेजमनी ऑफ रिलीजन है, सॉरी हेजमनी ऑफ मार्क्सिज्म जो है, जो मैं लाना चाहता हूं, वो हेजमनी ऑफ कैपिटलिज्म को रिप्लेस कर रही है। हेजमनी ऑफ कैपिटलिज्म को कौन रिप्लेस करेगा? हेजमनी ऑफ मार्क्सिज्म मैं लाऊंगा। कैसे लाऊंगा वो आगे बात करते हैं। वो बात करते हैं सिविल सोसाइटी और पॉलिटिकल सोसाइटी की। सिविल पॉलिटिकल सोसाइटी कौन है? फोर्स, पुलिस, आर्मी, कोर्ट, ये सारी चीजें पॉलिटिकल सोसाइटी हैं। सिविल सोसाइटी कौन है? सिविल सोसाइटी में आम जनता है, मीडिया है, रिलीजन है, एजुकेशन है, फैमिली है, ये सारी चीजें सिविल सोसाइटी में होती हैं। आगे देखना कैसे इस्तेमाल करेंगे पॉलिटिकल सोसाइटी को, कैसे बदलेंगे सिविल सोसाइटी के द्वारा। ग्रामसी कहते हैं कि जो हेजमनी है ये सिविल सोसाइटी एक्सरसाइज करती है इसको। सिविल सोसाइटी ने चाहा, आइडियोलॉजी अच्छी लगी, उनके कल्चर, नरेंद्र मोदी ने अपनी आइडियोलॉजी इंडिया के कल्चर के साथ जोड़ के तो सिविल सोसाइटी में रखी, तो सिविल सोसाइटी ने बीजेपी को हेजमनी दे दी। ठीक है, आइडिया स्प्रेड एंड इंटरनलाइज, समझ आ गया। इसमें रोल ऑफ इंटेलेक्चुअल क्या रहेगा? इंटेलेक्चुअल जो पढ़े लिखे लोग हैं, ये कहते हैं, ग्रामसी कहते हैं कि रोल ऑफ ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल होगा। वो कौन है ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल? आगे हम बात करेंगे। रोल ऑफ इंटेलेक्चुअल के लिए किसका रोल होगा? ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स का। अभी आपने इतना याद रखना है कि ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल का कंसेप्ट किसने दिया? तो ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल का कंसेप्ट दिया ग्रामसी ने। जो ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स होंगे ये या तो हेजमनी को मेंटेन करेंगे या चैलेंज करेंगे। मतलब जो अभी आप समझो ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल मींस इंडिया के पढ़े लिखे तबका, पढ़े लिखे लोग जो अपने रीजन का इस्तेमाल करेंगे। नरेंद्र मोदी अपनी आइडियोलॉजी लेकर आए, इंडिया के कल्चर के साथ जोड़ के प्रेजेंट की ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स के पास। तो ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स के पास दो ऑप्शन थे, या तो मेंटेन करें इसको हैज हेजमनी, ठीक है, या इसको चैलेंज करें। बट ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल के दिल जीत लिए नरेंद्र मोदी की आइडियोलॉजी ने, क्योंकि कल्चर के साथ जोड़ के वो प्रेजेंट कर रहे थे अपनी आइडियोलॉजी विद कल्चर। तो लोगों ने इसको चैलेंज नहीं किया, मेंटेन किया हेजमनी को। ठीक है, ये चीज थी। लेट अस सपोज इंडिया में पहले कैपिटलिज्म था। इंडिया में पहले क्या था? कैपिटलिज्म था। कैपिटलिज्म के बीच में नरेंद्र मोदी लेकर आया अपनी आइडियोलॉजी। नरेंद्र मोदी ने अपनी आइडियोलॉजी को लेकर यहाँ के कल्चर के साथ जोड़ा, कल्चर के साथ जोड़ा, कल्चर मार्क्सिज्म, कल्चर के साथ जोड़ा, और जनता के आगे रखा। किसके आगे रखा? ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल के आगे रखा। ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल या तो उसको मेंटेन करेंगे उसकी हेजमनी को, या चैलेंज करेंगे। तो उन्होंने मेंटेन किया, चैलेंज नहीं किया। तो क्या हुआ? पहले हेजमनी किसकी थी इंडिया में? लेट अस सपोज के कैपिटलिज्म था। तो कैपिटलिज्म को खत्म करने के लिए एक चाहिए थी हमें काउंटर हेजमनी, जो उसको टक्कर दे पाए। जैसे आज बीजेपी की हेजमनी है
तो बीजेपी को हटाने के लिए हमें एक काउंटर हेजमनी चाहिए, एक टक्कर की हेजमनी चाहिए, एक टक्कर की आइडियोलॉजी चाहिए जो इसको टक्कर दे, इससे बेटर दे लोगों को। जो ये नीड, जो लोगों की नीड्स हैं अभी, अगर वो पूरी हो जाए किसी दूसरी से, उससे बेटर मिले तो लोग उसको अपना लेंगे। तो यही होगी काउंटर हेजमनी। मतलब काउंटर हेजमनी की बात क्या करते हैं, ओप्रेस्ड क्लासेस जो होंगी वो एक अल्टरनेट आइडियोलॉजी को तब अपनाएंगी जब जो रूलिंग हेजमनी है उसको वो आइडियोलॉजी चैलेंज करे। ठीक, अभी अगर नरेंद्र मोदी को लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, लेट अस सपोज, तो आप में से कोई एक पर्सन, जो मेरा स्टूडेंट है, आप में से कोई एक पर्सन नई आइडियोलॉजी लेकर आता है, इससे बढ़िया दमदार वाली आइडियोलॉजी लेकर आता है, और वो जनता के बीच में रखता है, सिविल सोसाइटी के बीच में रखता है, मीडिया के थ्रू वो घर घर जाती है, लोग कहते हैं वाह यार क्या बंदा है, यही तो हमें चाहिए। तो उस हेजमनी को क्या बोलेंगे, काउंटर हेजमनी। तो वो पहली वाली को टक्कर देगी, तो वो आ जाएगी पिक्चर में। कौन लेकर आ रहा है, सिविल सोसाइटी लेकर आ रही है। इसमें दिस इन्वॉल्व्स वार ऑफ पोजीशन इन सिविल सोसाइटी, विनिंग हार्ट्स एंड माइंड्स बिफोर एंगेजिंग डायरेक्ट पॉलिटिकल कन्फ्रंटेशन, वार ऑफ मैनोवर। इसका क्या मतलब है, इतनी कहानी सी समझा दी, बोल दी, समझ तो कुछ आया नहीं। दो बातें हैं, इसको हम आगे डिटेल में भी करेंगे। लेट अस सपोज अभी हम पाकिस्तान को चले जाते हैं, पाकिस्तान की बात करते हैं। अभी पाकिस्तान का जो रूल है वो लोगों को पसंद है या नहीं है, या तो पसंद होगा या नहीं होगा। इस रूल को एक पर्सन इमरान खान हटाना चाहता है, तो वो दो तरीके से हटा सकता है। एक वार ऑफ पोजीशन से हटा सकता है, दूसरा वार ऑफ मैनोवर से हटा सकता है। वार ऑफ पोजीशन क्या है, वार ऑफ पोजीशन में वो अपनी आइडियोलॉजी सिविल सोसाइटी में रखेगा, सिविल सोसाइटी में रखेगा, लोगों के दिल जीतेगा, लोगों के माइंड जीतेगा, और जनता अगर उसको पसंद कर लेगी तो उसकी हेजमनी हो जाएगी, और ये है वार ऑफ पोजीशन। जैसे नरेंद्र मोदी ने अपनी आइडियोलॉजी यहां रखी, लोगों के दिल जीते, और वार ऑफ पोजीशन से वो सत्ता में आगे, सरकार में आगे, तो ये है वार ऑफ पोजीशन। दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन है कि अगर प्रेजेंट गवर्नमेंट को, पाकिस्तान की प्रेजेंट गवर्नमेंट को इमरान खान हटाना चाहता है, तो वो क्या करे, वो मिलिट्री से अटैक करवा दे, सीधा डायरेक्ट पॉलिटिकल कन्फ्रंटेशन में आ जाए, डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट में आ जाए, वायलेंस का इस्तेमाल करे और सरकार को बदल दे, जनता सड़कों पे आ जाए, दफ्तरों को जलाया जाए, गाड़ियों को जलाया जाए, वायलेंस किया जाए, तो वो है वार ऑफ मैनोवर। ठीक है, ये दोनों कंसेप्ट समझ आ गए, ये आगे हम डिटेल में भी कवर करेंगे। तो वार ऑफ पोजीशन को सपोर्ट किया है या वार ऑफ मैनोवर को सपोर्ट किया है, ग्रामसी ने वार ऑफ पोजीशन को सपोर्ट करता है, दिल जीतने वाली वार को सपोर्ट करता है। चलिए, तो इससे क्या होगा, आगे एक हिस्टोरिक ब्लॉग खड़ा होगा। हिस्टोरिक ब्लॉग कैसे, सक्सेसफुल हेजमनी, नरेंद्र मोदी अपनी आइडियोलॉजी लेकर आए, कामयाब हो गए, एक हिस्टोरिक ब्लॉग खड़ा हो गया बीजेपी। यूनिटी ऑफ सोशल फोर्सेस अंडर अ डोमिनेंट आइडियोलॉजी, एक बीजेपी क्या है, एक यूनिट ऑफ सोशल फोर्सेस है, डोमिनेंट आइडियोलॉजी है हिंदुत्व की, और यहाँ की जो सिविल सोसाइटी है उसने उसको मान्यता दी है। ठीक है, जो हमने ऊपर कहानी पढ़ी, इसको हम सिंपल भाषा में अगर बात करें, सिंपल वर्ड्स में, तो क्या है, सिंपल वर्ड्स में बात करें कि अगर एक रूलिंग क्लास प्रमोट्स द आइडिया ऑफ कैपिटलिज्म इज ओनली नेचुरल इकोनॉमिक सिस्टम, एक रूलिंग क्लास है वो कहती है कि सिर्फ और सिर्फ कैपिटलिज्म ही एक ओनली नेचुरल इकोनॉमिक सिस्टम है, इसके बगैर हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। मीडिया, एजुकेशन सिस्टम और रिलीजन, ये सारे के सारे अगर इसको सपोर्ट करते हैं और लोग भी मानते हैं कि ये सही है, एंड इवन इफ इट इज अगेंस्ट देयर ओन इंटरेस्ट, अगर वो उनके इंटरेस्ट के खिलाफ भी है, तो यही है हेजमनी, यही है हेजमनी। मतलब इससे पहले क्या था, जब जिस कंट्री में कैपिटलिज्म था वहां क्या था, लोगों को लगता था कि कैपिटलिज्म ही एक ही रास्ता है, इसी से ही सिस्टम चलेगा, यही नेचुरल इकोनॉमिक सिस्टम है। मीडिया भी बोलती थी बिल्कुल सही है, सपोर्ट कर रही है, उन कैपिटलिज्म को प्रमोट कर रही है, इकोनॉमिक सिस्टम को प्रमोट कर रही है। बच्चे स्कूल में जा रहे हैं, एजुकेशन में पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई करके उनको क्या करना है, उनको पैसा कमाना है, पढ़ाई करनी है, जॉब लेनी है, पैसा कमाना है, पैसे से ही पावर आएगी,
वही चीज मीडिया प्रमोट कर रहा है, वही रीजन प्रमोट कर रहा है, तो हेजमनी आ जाएगी इकोनॉमिक सिस्टम की। इसके उल्टे में काउंटर हेजमनी, अगर हम कैपिटलिज्म की हेजमनी को हटाना चाहते हैं तो एक आइडिया लेकर आना पड़ेगा, अपने आइडिया को वहां के कल्चर के साथ जोड़ना पड़ेगा, वहां की सिविल सोसाइटी में रखना पड़ेगा, वहां का मीडिया प्रमोट करेगा। अब की बार मोदी सरकार, जैसे अब की बार ट्रंप सरकार, कैसे प्रमोट हो रही है चीजें, वहां का एजुकेशन सिस्टम भी बोलेगा कि यही आइडिया बेस्ट है भाई, बैक टू वेदास की बात कर रहा है, ये हमारे पुराने कल्चर की बात कर रहा है। ठीक है, तो जनता अगर उसको मानेगी तो जनता बिल्कुल मानेगी, तो काउंटर हेजमनी तैयार हो जाएगी, एक नई हेजमनी हो जाएगी, पुरानी रिप्लेस हो जाएगी। ग्रामसी ने हेजमनी को इंपॉर्टेंस क्यों दी? क्यों? क्योंकि इट एक्सप्लेन व्हाई रेवोल्यूशन ऑलवेज नॉट हैपन। ग्रामसी कहते हैं कि आपको पता है रेवोल्यूशन क्यों नहीं आते, रेवोल्यूशन आते क्यों नहीं है, सदियों से ये सिस्टम चले आ रहे हैं, कैपिटलिज्म है, ये खत्म क्यों नहीं आ रहा, एक्सप्लॉयटेशन होती आ रही है, क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि हमें इस सिस्टम को टक्कर देने वाला एक बेटर सिस्टम लाना पड़ेगा। तभी वो हाईलाइट करते हैं कि कल्चर की कितनी बड़ी वैल्यू है, एजुकेशन की, मीडिया की, इन चीजों की बहुत बड़ी वैल्यू है, ये बहुत पावरफुल चीजें हैं जो एक काउंटर हेजमनी को तैयार कर सकती हैं। और मॉडर्न पॉलिटिक्स को समझने में मीडिया का कंट्रोल कैसे किया जाता है, आइडियोलॉजीज को कैसे प्रमोट किया जाता है, इन चीजों को समझने के लिए हमें ये हेजमनी का कंसेप्ट जो है ये इंपॉर्टेंट है ग्रामसी का। अब जो ऊपर हमने बात की थी उस पर बात करते हैं। कंसेप्ट ऑफ वार ऑफ पोसेशन एंड वार ऑफ मूवमेंट बाय ग्रामसी। तो वार ऑफ पोजीशन एंड वार ऑफ मूवमेंट, तो ग्रामसी ने किसको सपोर्ट किया होगा, वार ऑफ पोजीशन को या वार ऑफ मूवमेंट को? वार ऑफ पोजीशन को हम बात कर चुके हैं। ठीक है, वार ऑफ पोजीशन मीन जब हम लोगों के दिल जीतते हैं, वार ऑफ मूवमेंट मीन्स जब हम जबरदस्ती रिवोल्यूशन लाते हैं डंडे से। एंटोनियो ग्रामसी डेवलप्ड कंसेप्ट ऑफ वार ऑफ पोजीशन एंड वार ऑफ मूवमेंट, और वार ऑफ मूवमेंट को ही कहते हैं वार ऑफ मेनोवर। वार ऑफ मेनोवर जो हमने ऊपर बात की है, ये एक्सप्लेन करता है पॉलिटिकल स्ट्रगल की स्ट्रेटजी है, कैसे हमने पावर एस्टेब्लिश करनी है एक स्टेट में। सपोज करो ये एक स्टेट है, यहाँ मोनार्की है, यहाँ का राजा बड़ा कमजोर है, तो इसको आप वार ऑफ मूवमेंट से इस राजा को हटा सकते हो। ये एक स्टेट है, ये बहुत बड़ी स्टेट है, बहुत बड़ी स्टेट है, यहाँ का राजा बड़ा स्ट्रांग है, तो इसको तो आप वार ऑफ मूवमेंट से हटा ही नहीं पाओगे, यहाँ आपको इस्तेमाल करने पड़ेगा वार ऑफ पोजीशन, लोगों के दिल जीतने पड़ेंगे, सिविल सोसाइटी में अपनी आइडियोलॉजी लेकर आनी पड़ेगी। ठीक है, तो वार ऑफ पोजीशन की बात करते हैं, वार ऑफ मूवमेंट की बात करते हैं, वार ऑफ मूवमेंट ही है वार ऑफ मैनोवर। ठीक है, मैनोवर या वार ऑफ मूवमेंट ये एक्सप्लेन करते हैं स्ट्रेटजीज ऑफ पॉलिटिकल स्ट्रगल, कैसे हमें रेवोल्यूशन लाना है और कैसे हमें सोशल चेंज लानी है। ठीक है, पहले देखते हैं वार ऑफ मूवमेंट या वार ऑफ मैनोवर। ये डायरेक्ट अटैक है, डायरेक्ट फ्रंटल अटैक है स्टेट के ऊपर, मिलिटेंसी से, आर्मी से आर्म्ड रेवोल्यूशन करवा दो, हथियार उठा लो, वायलेंट मीन से राजा को उठा के बाहर मारो। ठीक है, कब होता है ये? जब कोई स्टेट वीक होती है और सिविल सोसाइटी वेल डेवलप्ड नहीं होती। अगर सिविल सोसाइटी राजा के साथ है तो आप कैसे हटा पाओगे? तो इससे ये टेक्निक किसने अपनाई थी? ये लेनिन ने अपनाई थी। तो लेनिन से इंस्पायर हुए ग्रामसी, बट उन्होंने अपनाई नहीं, ये बताई, प्रेफर दूसरी की। ये रैपिड है, डायरेक्ट कन्फ्रंट्रेशन है, सूटेबल है जहां लिटिल सोसाइटी, सिविल सोसाइटी कम डेवलप्ड हो, जहां रेजिस्टेंस कम हो और बड़ी जल्दी पावर को सीज किया जाता है। ऐसा हुआ क्या? हाँ हुआ। बोल्शेविक रेवोल्यूशन में, रशियन रेवोल्यूशन में, जो रशिया का रेवोल्यूशन कब आया था? 1917 में। किसने लाया था? लेनिन ने। तो लेनिन जिस सेक्शन को लीड कर रहे थे उसका नाम क्या था? बोल्शेविक रेवोल्यूशन। बोल्शेविक रेवोल्यूशन किसने लाया? 1977 में। और ये लाया था किससे? पावर से। किससे? वार ऑफ मूवमेंट से, वार ऑफ मैनोवर से। फ्रेंच रेवोल्यूशन आया 1789 में, वो भी ऐसे ही आया। दूसरा है वार ऑफ पोजीशन, जिसकी बात ग्रामसी करते हैं। कहते हैं ये स्लो है, इसमें पेशेंस चाहिए,
यहाँ स्ट्रगल चाहिए। सिविल सोसाइटी के ऊपर आपने कंट्रोल करना है, मीडिया, एजुकेशन, रिलीजन जो सुपर स्ट्रक्चर का पार्ट है, ठीक है, और इनका कंसेंट होना चाहिए, जनता का कंसेंट होना चाहिए, तभी आप वार ऑफ पोजीशन के द्वारा पावर ला सकते हो, इस्टेब्लिश कर सकते हो। नेसेसरी एडवांसमेंट, नेसेसरी एडवांस कैपिटलिस्ट सोसाइटीज, जहां सिविल सोसाइटी बहुत मजबूत है और डीपली रूटेड है, वहां आप अपनी आइडियोलॉजी को लेकर जाइए, लोगों के दिल जीतिए, लोगों के माइंड जीतिए और पावर को आप ले सकते हैं। ये लॉन्ग टर्म आइडियोलॉजी बैटल है, यहाँ सिविल सोसाइटी का मेन रोल है, और ये एक काउंटर हेजमनी, वहां सपोज करो जिस स्टेट में आप ये पावर एस्टेब्लिश करना चाहते हो वहां मोनार्की है, तो वहां उस राजा की, उस प्रिंस की हेजमनी है, तो उसको काउंटर, उसके लिए एक काउंटर हेजमनी तैयार की जाएगी जो वहां के कल्चर और आइडियोलॉजी को चेंज करेगी, जनता को पसंद आएगा। एग्जाम्पल देते हैं वर्कर्स मूवमेंट की, जो ऊपर हमने बात की थी। वर्कर्स मूवमेंट, सोशल रिफॉर्म मूवमेंट, ठीक है, सिविल राइट्स, फेमिनिस्ट स्ट्रगल, जो भी बड़ी बड़ी पास्ट में जो मूवमेंट्स चली हैं, जहां अब इंडिया की बात कर लो, जैसे अन्ना हजारे एक मूवमेंट लेकर आए थे करप्शन के खिलाफ, तो कैसे बड़े लेवल पे वो मूवमेंट चली और उसका असर कैसे हुआ, दिल्ली में सत्ता बदल गई। तो दिल्ली में सत्ता कैसे बदली थी, क्या वहां वार ऑफ मूवमेंट था या वार ऑफ पोजीशन? वार ऑफ पोजीशन था। वार ऑफ पोजीशन से दिल्ली की सत्ता अरविंद केजरीवाल ने बदली थी। स्ट्रेटजी क्या होती है वार ऑफ मूवमेंट में? डायरेक्ट और फ्रंटल असल्ट। डायरेक्ट और वार ऑफ मूवमेंट से कहां बदला है सत्ता? याद करो जरा, बांग्लादेश में शेख हसीना को हटाया गया है वार ऑफ मूवमेंट के द्वारा। वार ऑफ पोजीशन, स्लो और आइडियोलॉजिकल पेनिट्रेशन, अरविंद केजरीवाल लेकर आए, दिल्ली की सत्ता बदली वार ऑफ पोजीशन के द्वारा। इंडिया में बीजेपी को हटाया, कांग्रेस को हटाया बीजेपी ने, वार ऑफ पोजीशन के द्वारा। ये चीजें समझाने के लिए एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको। बट ग्रामसी बात किसकी कर रहे हैं? ग्रामसी कैपिटलिज्म को हटाने की बात कर रहे हैं, मार्क्सिज्म को लाने की बात कर रहे हैं। तो इन चीजों के साथ ये मत बोलना कि सर गलत पढ़ा दिया। जैसे कुछ बच्चे, 2-3 बच्चों ने मैसेज किया, सर आपने हिटलर का स्पेलिंग गलत लिख दिया है, हिल्टर लिख दिया है, हिटलर होता है। कई बार ऐसी ऐसी सिली चीजें लेके आ जाते हैं, तो इनको दिल पे मत लिया करो यार। कल 2-3 बच्चे बात कर रहे थे कि सर आपने जो ये पढ़ाया है सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स, सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन पढ़ाई है, इनकी आइडियोलॉजी आप गलत पढ़ा रहे हैं, आप इनको मिलिटेंट बोल रहे हैं। अब भाई एग्जाम तक रहने दो यार इन चीज़ों को, हमने राजनीति थोड़ी करनी है। आपके सिलेबस में जो है वो आपको पढ़ाना है और आपने नंबर लेने हैं, आपने पास होना है। तो ये इमोशंस अपने पास रखिए, ठीक है। तो वार ऑफ मूवमेंट और वार ऑफ पोजीशन, स्लो है वार ऑफ पोजीशन, यहाँ कंसेंट चाहिए जनता का, ठीक है। और एजुकेशन का रोल है, मीडिया का रोल है, क्लास स्ट्रगल का रोल है, सिविल राइट्स मूवमेंट्स जो होती हैं, ठीक है, जैसे सिविल राइट्स मूवमेंट हुई यूएसए में। वार ऑफ मूवमेंट मीन्स यहाँ डायरेक्ट फ्रंटल अटैक होता है, सीज किया जाता है एकदम से राजनीति, पॉलिटिक्स को, स्टेट को, जैसे शेख हसीना को हटाया। सिविल सोसाइटी वीक होती है, तो ऐसा नहीं था वहाँ, ये जस्ट एग्जाम्पल की बात कर रहे। वायलेंस होता है, और इसकी एग्जाम्पल है रशियन रेवोल्यूशन, सिर्फ आपको याद कराने के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है। इसकी समरी की बात करें, हल्का सा जो बातें बोली, वार ऑफ मूवमेंट मीन्स रेवोल्यूशन, स्टॉर्मिंग ऑफ स्टेट, वायलेंस से सत्ता को पलट देना। वार ऑफ पोजीशन, एक कल्चर और आइडियोलॉजी को सिविल सोसाइटी में रखना और फिर पावर को एस्टेब्लिश करना। ग्रामसी किस में बिलीव करते हैं? ग्रामसी बिलीव कि मॉडर्न वेस्ट में वार ऑफ पोजीशन जो है, मैंने पोसेशन बोला है काफी बार, सॉरी माफी चाहता हूँ, वार ऑफ पोजीशन है, नॉट पोसेशन। वार ऑफ पोजीशन ज्यादा इफेक्टिव है, क्यों? क्योंकि ये डीप रूटेड है कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी इन अ सिविल सोसाइटी। तो इन्होंने वार ऑफ पोजीशन को सपोर्ट किया है, वार ऑफ मूवमेंट को सपोर्ट नहीं किया, ठीक है। ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स का कंसेप्ट देखते हैं ग्रामसी का, जो हमने बात की थी, ठीक है। क्या है ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स का? इंटेलेक्चुअल्स कौन होते हैं? मैं, तुम, हम, आप, जो रीजन का इस्तेमाल करके कोई भी डिसीजन लेते हैं, वोट देना है, किसको देना है, ठीक है। तो ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स वो होते हैं जो रीजन का इस्तेमाल करते हैं, पढ़ा लिखा तबका, पढ़े लिखे लोग, जो ये कहते हैं जो वर्किंग क्लास है इटली में, जो प्रोलिटरेट क्लास है इटली में, या
किसान क्लास है जो इटली में, ये तो अपनी वॉइस रेज कर ही नहीं पाती, ठीक है, अपने राइट्स के लिए ये तो लड़ पाएगी ही नहीं, और इसको तो एक्सप्लॉइट किया जा रहा है और एक्सप्लॉइट होती रहेगी। तो कैपिटलिज्म को खत्म कौन करेगा, मार्क्सिज्म को कैसे लाया जाएगा? वो कहते हैं ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स लाएंगे। ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स को हेल्प करनी पड़ेगी प्रोलिटरेट्स की या वर्किंग क्लास की। वो एक कोट यहाँ इनका इंपॉर्टेंट है, वो कहते हैं ऑल मेन आर इंटेलेक्चुअल, सारे के सारे लोग इंटेलेक्चुअल्स हैं, रीजन का इस्तेमाल करते हैं, अच्छा बुरा जानते हैं, बट एवरीवन डज नॉट परफॉर्म द फंक्शन ऑफ इंटेलेक्चुअल। सब लोग इंटेलेक्चुअल्स हैं, लेकिन इंटेलेक्चुअल्स का रोल कोई नहीं अदा करता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप ही की बात कर लो, लेट अस सपोज आप में से कोई जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसके कोई फैसले से खुश नहीं है, आपको लगता है नहीं ये ऐसे नहीं, ऐसा आना चाहिए, तो क्या आप उसके लिए लड़ोगे? नहीं लड़ोगे। आपको पता है ये गलत है, नहीं लड़ोगे। अब रिसेंटली जम्मू में एक केस हुआ परवेज का, आपने देखा, हर कोई बोल रहा था कि ये फेक इनकाउंटर है, फेक इनकाउंटर, लेकिन लड़ कौन रहा था? 2-3 लड़के। वो जो 2-3 लड़के लड़ रहे थे ना, वही हैं ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स, ठीक है। पहाड़ी मूवमेंट चल रहा था, पहाड़ियों को एसटी देने की बात की जा रही थी स्टार्टिंग में। क्या सारे के सारे पहाड़ी स्टूडेंट जो थे, पढ़े लिखे लोग थे, वो क्या सड़कों पे थे? ऑल मेंस आर इंटेलेक्चुअल, सारे के सारे पहाड़ी लोग इंटेलेक्चुअल्स तो थे, बट क्या सारे के सारे फंक्शन अदा कर रहे थे, परफॉर्म कर रहे थे इंटेलेक्चुअल्स का? नहीं कर रहे थे। कौन कर रहा था? सिर्फ ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स, जो एक्टिविस्ट थे, जो एक्टिव थे, वही कर रहे थे। वही बात बोल रहे हैं ग्रामसी इंट्रोड्यूस करते हैं ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स का कंसेप्ट। पूछा जाएगा ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स का कंसेप्ट किसने दिया? ग्रामसी ने। ग्रामसी कहते हैं टू चैलेंज द ट्रेडिशनल नोशन ऑफ इंटेलेक्चुअल्स एज एन एलीट एकेडमिक क्लास। जो प्रेजेंट सिस्टम है, अगर इसको चैलेंज करना है, इसको थोड़ी सी एग्जांपल लेते हैं हम। जैसे एसटी की बात की जा रही थी, एसटी डाइल्यूशन का एक डर जो था वो गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी में निकल के आ गया था कि हमारी एसटी जो है वो डाइल्यूट हो रही है। तो सब लोगों को, सब गुज्जर बकरवाल्स को लग रहा था एसटी डाइल्यूट हो रही है। क्या सारे के सारे बोल रहे थे? नहीं, सिर्फ ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स बोल रहे थे। ट्रेडिशनल इंटेलेक्चुअल्स भी थे, जो सीनियर गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी के नेता थे, जो एलीट नेता थे, बट वो तो बोल नहीं रहे थे। तो उनको, ट्रेडिशनल इंटेलेक्चुअल्स को भी ये लोग चैलेंज करेंगे, ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स। इतना समझने के लिए, सिर्फ इशू नहीं बनाना। अकॉर्डिंग टू हिम, एवरी सोशल क्लास, हर सोशल क्लास जो है उसके अपने इंटेलेक्चुअल्स होते हैं, जो इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं और चैलेंज करते हैं प्रेजेंट हेजमनी को, और काउंटर हेजमनी लाने में वो मदद करते हैं। जो ट्रेडिशनल इंटेलेक्चुअल होते हैं, जैसे क्लर्जी स्कॉलर्स की बात कर रहे हैं वहां चर्च सिस्टम में, वो जो हैं उनसे अलग हैं इंटेलेक्चुअल्स, ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स। वो तो सरकार का सपोर्ट करेंगे। ट्रेडिशनल इंटेलेक्चुअल्स जो हैं वो तो कैपिटलिज्म का सपोर्ट करेंगे, उनको वही सिस्टम बेटर लगेगा, वो वहां एंजॉय कर रहे हैं, लग्जरी लाइफ जी रहे हैं, वहां का कैपिटलिज्म उनको सपोर्ट कर रहा है। तो उनसे अलग होंगे ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स। ये क्या होंगे? वर्किंग क्लास के कुछ लीडर होंगे, वर्किंग क्लास के कुछ एक्टिविस्ट होंगे, फार्मर्स के कुछ लीडर होंगे, और जो अलग अलग सोशल क्लास हैं उनके बीच में कुछ लीडर होंगे, और इनको कहेंगे हम ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स। दे आर ऑर्गेनिकली कनेक्टेड, ये ऑर्गेनिकली कनेक्टेड होते हैं इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और कल्चरल लाइफ ऑफ क्लास के। अगर कोई स्टूडेंट का लीडर है वो स्टूडेंट की बात करेगा, अगर कोई किसानों का लीडर है वो किसानों की बात करेगा, अगर कोई एसटी का लीडर है वो एसटी की बात करेगा, लीडर नहीं एक्टिविस्ट, ठीक है। अगर कोई एससी का एक्टिविस्ट है वो एससी की बात करेगा। तो ये इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और कल्चरल लाइफ ऑफ दैट पर्टिकुलर क्लास के साथ ये कनेक्टेड होंगे। देयर जॉब इज टू गिव अ क्लास अ वायलेंस, जो वो क्लास है, वो सब सेक्शन है, उसको आवाज देने की, वायलेंस नहीं वॉइस, उसको ये वॉइस देंगे, उसकी आइडियोलॉजी को डेवलप करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे और लड़ेंगे पावर के लिए। ये अपने पूरे तबके को एजुकेट करेंगे, मोबिलाइज करेंगे और लीड करेंगे अपनी कम्युनिटीज के लिए। ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स विल प्ले द रोल ऑफ क्रिएटिंग काउंटर हेजमनी, यही तैयार करेंगे एक काउंटर हेजमनी जो प्रीवियस हेजमनी को टक्कर देगी और उसको हटाएगी। ये डिस्ट्रॉय करेगी बुर्जुआ के मिथ को,
बुर्जुआ को क्या लगता है, बुर्जुआ मतलब जो पुराने जो ट्रेडिशनल इंटेलेक्चुअल्स हैं वो कहते हैं कि बुर्जुआ ही बेस्ट हैं, बुर्जुआ ही बेस्ट हैं, यही पावर, यही जो है देश को चलाएंगे, यही स्टेट को चलाएंगे, यही गवर्नमेंट को चलाएंगे। तो इस मिथ को ये डिस्ट्रॉय करेंगे और फर्स्ट टाइम ऐसा होगा कि ये एक काउंटर हेजमनी तैयार करेंगे। ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल जो हैं ये सेंट्रल होंगे काउंटर हेजमनी के, यही काउंटर हेजमनी को लीड करेंगे, चैलेंज करेंगे डोमिनेंट आइडियाज को, चैलेंजिंग द डोमिनेंट आइडियाज क्रिएटिंग न्यू वंस एंड रिफ्लेक्ट ओप्रेस्ड क्लासेस। मीन्स जो वहाँ के आइडियाज हैं, जो प्रीवियस हेजमनी है जिसकी, उसको उसके आइडियाज को ये चैलेंज करेंगे, नए आइडियाज जो ओप्रेस्ड क्लासेस हैं। सिंपल सी बात है, लड़ाई किसके बीच में है, मार्क्सिज्म की लड़ाई है प्रोलिटरेट्स के बीच में और किसके बीच में, बुर्जुआ के बीच में। तो बुर्जुआ प्रोलिटरेट्स में कुछ लोग, कुछ एक्टिविस्ट उठेंगे जो पूरे के पूरे प्रोलिटरेट्स को जोड़ेंगे, जो पूरे के पूरे प्रोलिटरेट्स को, फार्मर्स को, जो वर्किंग क्लास है उसको जोड़ेंगे और वो बोलेंगे कि ये लोग हमें एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, ये हमारा इस्तेमाल कर रहे हैं, ये हमारे लिए अच्छे नहीं हैं, हमने इनको हटाना है। तो वो एक होंगे और उनको पलट देंगे आइडिया से, ठीक है। दे कैन बी एक्टिविस्ट, वो एक्टिविस्ट हो सकते हैं, वो यूनियन के लीडर हो सकते हैं, वो जर्नलिस्ट हो सकते हैं, टीचर्स हो सकते हैं, आर्टिस्ट हो सकते हैं। कौन? ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स। वो सब लोग हो सकते हैं जो अपनी अपनी क्लास के लिए लड़ेंगे, अपनी अपनी क्लास को जोड़ेंगे, अपनी एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आएंगे। एग्जाम्पल की बात करें, दलित मूवमेंट चला, आपने देखा सारे के सारे दलित के लिए बी आर अम्बेडकर लड़े और इतनी बड़ी मूवमेंट लेके राइट्स दिलाए दलित को राइट, दलित्स को ही नहीं दिलाए, सारे के सारे जो भी ओप्रेस्ड क्लासेस थी उनके लिए एक उम्मीद की किरण लेकर आए, ठीक है। आज उनको फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। तो वो थे एक ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल, ठीक है। साउथ इंडिया में चले जाएं तो परिहार थे एक ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल, ठीक है। जयप्रकाश नारायण एक ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल का काम किया था, ठीक है। वर्कर्स मूवमेंट आपने देखी है, कैसे उनके यूनियन के जो लीडर होते हैं लिखते हैं, वो एजुकेट करते हैं बाकी वालों को। अभी गुज्जर कम्युनिटी में तालिब चौधरी एक बड़ा चेहरा है, ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल कह सकते हैं आप इस कम्युनिटी का, ठीक है। टाइप्स ऑफ इंटेलेक्चुअल, ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल और ट्रेडिशनल इंटेलेक्चुअल को हम रिवाइज करते हैं। तो जो ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल हैं वो किसी स्पेसिफिक क्लास से अराइज होते हैं। जो ट्रेडिशनल हैं, जो पुराने चलते आ रहे हैं, वो तो कहते हैं कि हम क्लासेस से ऊपर हैं। लेट अस सपोज एक तालिब चौधरी है, दूसरा कोई बीजेपी का बड़ा नेता है जो कैबिनेट मंत्री रह चुका है, सॉरी जो गुज्जर बकरवाल का बड़ा नेता है, तो वो थोड़ी सड़कों में आएगा लड़ेगा, ठीक है। तो ये किसी क्लास से निकल के आता है, ये दिखाते हैं कि हम तो ऑलरेडी बड़े हैं। रोल क्या है, ये ऑर्गेनाइज करता है पूरी कम्युनिटी को, उनके इंटरेस्ट को। ये तो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल स्ट्रक्चर का पार्ट है, ये थोड़ी लड़ेंगे जो ट्रेडिशनल इंटेलेक्चुअल हैं। ये क्लास स्ट्रगल के साथ डीपली जुड़े होते हैं, ये जो होते हैं, ये जो वो सिस्टम है ट्रेडिशनल वाला उसका पार्ट है, मतलब ये प्रोलिटरेट्स के साथ जुड़े हुए हैं, इनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, ये दर्द समझते हैं पूरे सेक्शन का, ठीक है। बिल्ड्स और चैलेंज, आइडियोलॉजी को ये चैलेंज करते हैं और ये जो है ये मेंटेन करके रखते हैं, जैसा है वैसा ही रहा जाए। आज सपोज करो बीजेपी की आइडियोलॉजी अगर किसी को नहीं पसंद आती, तो जो बीजेपी के बड़े बड़े नेता हैं वो तो बीजेपी की आइडियोलॉजी के साथ चलेंगे, तो उनको हम बोलेंगे ट्रेडिशनल इंटेलेक्चुअल। अगर कोई उनके खिलाफ खड़ा हो जाता है तो वो ऑर्गेनिक होगा, वो बदलना चाहेगा, एक काउंटर हेजमनी तैयार करने की कोशिश करेगा। समरी देख लेते हैं। ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स आर क्लास बेस्ड थिंकर एंड लीडर्स, दे आर एसेंशियल फॉर सोशल चेंज, के लिए बड़े जरूरी होते हैं। ये पूरी की पूरी क्लास को अवेयर करते हैं, सेल्फ अवेयर एंड पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज होते हैं। ग्रामसी कहता है कि कोई भी रेवोल्यूशन या काउंटर हेजमनिक मूवमेंट चल ही नहीं सकती इनके बगैर। फॉर ग्रामसी नो रेवोल्यूशन और काउंटर हेजमनिक मूवमेंट इज पॉसिबल विदाउट देम। किसके बगैर? ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स के बगैर। अगर अभी तक भी आपको चीजें अजीब लगी हैं, बोर हो गए हो, समझ नहीं आया, तो पूरे के पूरे को अभी समझा देता हूं मैं, फिर से रिवाइज करते हैं। ग्रामसी मार्क्स को सपोर्ट करते हैं। मार्क्स की तरह कहते हैं सोसाइटी में दो सेक्शन है। कौन कौन से? एक है बुर्जुआ, तो एक है प्रोलिटरेट्स। बुर्जुआ अमीर हैं। बुर्जुआ क्या है? बुर्जुआ कैपिटलिस्ट क्लास है, रिच क्लास है, इनके ये हैव्स हैं,
इनके पास सारे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, पैसा है, धन है, दौलत है, यही इकोनॉमी है और ये सुपर स्ट्रक्चर को कंट्रोल कर रहे हैं। दूसरे हैं प्रोलिटरेट्स, मतलब वर्किंग क्लास, पीजेंट्स, फार्मर्स। तो दोनों के बीच में स्ट्रगल चल रहा है। बुर्जुआ जो है वो प्रोलिटरेट्स को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। मीन्स जो बुर्जुआ है, बुर्जुआ की हेजमनी है, ये हेजमनी बुर्जुआ को दी किसने है? क्यों? जो सोसाइटी है उसने कंसेंट दिया है, सोसाइटी ने मान लिया है कि यही बेस्ट है, कैपिटलिज्म ही बेस्ट है, तो सोसाइटी ने माना हुआ है। ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी के कंसेंट से ये हेजमनी मिली हुई है इनको। ठीक है, वहां का कल्चर सपोर्ट कर रहा है बुर्जुआ को, इसीलिए वो खड़े हैं। ठीक है, इसको अभी रहने दो, सुपर स्ट्रक्चर आल्सो कंट्रोल को, इसको अभी काट दो। इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन क्या है? ग्रामसी कहते हैं मैं देता हूं इसका सोल्यूशन। मतलब बुर्जुआ एक्सप्लॉइट कर रहे हैं प्रोलिटरेट को, बुर्जुआ की हेजमनी है। हेजमनी क्यों है? वहां की जो सारे सेक्शंस हैं सोसाइटी के, जो सिविल सोसाइटी है वो सपोर्ट कर रही है, उसने कंसेंट दिया हुआ है, माना हुआ है, तभी वो टिका हुआ है, तभी हेजमनी है। ठीक है, वहां का कल्चर, वहां की आइडियोलॉजी, वो सब चीजों ने माना हुआ है कि हाँ यही बेस्ट है, इसका अल्टरनेट कोई नहीं है। वो कहता है अल्टरनेट है, मैं बताता हूँ। दबाया किसको जा रहा है? प्रोलिटरेट्स को। प्रोलिटरेट्स को एक काउंटर हेजमनी तैयार करनी पड़ेगी, एक टक्कर का प्लेटफॉर्म तैयार करने पड़ेगा, एक ऐसी हेजमनी तैयार करनी पड़ेगी जो इससे बेटर हो और इसको टक्कर दे पाए, उसको हम बोलेंगे काउंटर हेजमनी। वो बनेगी कैसे? वो प्रोलिटरेट्स बनाएंगे। कहते हैं बट प्रोलिटरेट्स तो कर ही नहीं पाएंगे, वो अवेड ही नहीं है, उनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, उनके पास रीजन नहीं है, उनको लगता है हम इस गुलामी में हैं, इसी में रहेंगे। कहते हैं बट उसके बीच में कुछ बंदे हैं, उन्हीं के बीच में हर सेक्शन में ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स हैं। ये ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स हर सोसाइटी के सामने आएंगे, ये प्रोलिटरेट्स के लीडर बनेंगे, ये इन प्रोलिटरेट्स को ऑर्गेनाइज करेंगे, इनको बताएंगे इसकी कमियां क्या हैं और इससे बेटर वाला जो काउंटर हेजमनी है उसमें क्या क्या मिलेगा। तो ये ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल जो हैं ये एक कुछ प्लेटफॉर्म तैयार करेंगे, कुछ प्लेटफॉर्म पे ये खड़े होंगे। वो प्लेटफॉर्म होंगे वर्कर काउंसिल्स होंगी। याद करो जो ऊपर हमने बात की थी, वर्कर काउंसिल्स की नाम ली थी, वर्कर काउंसिल्स होंगी। और ये वर्कर काउंसिल्स अपने आप को कम्युनिस्ट पार्टीज में बदलेंगी, कम्युनिस्ट पार्टीज में बदलेंगी, मॉडर्न प्रिंट्स में बदलेंगी। ये कोई पॉलिटिकल पार्टीज नहीं होंगी, पॉलिटिकल पार्टीज सेल्फिश होती हैं, वो अपने इंटरेस्ट के लिए काम करती हैं। कम्युनिस्ट पार्टीज तो मार्क्सिज्म को मानती हैं, कम्युनिस्ट पार्टीज तो कम्युनिज्म चाहती हैं, ये मीन्स ऑफ प्रोडक्शन चाहती हैं, सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो। तो वर्कर काउंसिल जो है यही बदलेंगे कम्युनिस्ट पार्टीज में। और ये वर्कर काउंसिल्स, ये कम्युनिस्ट पार्टीज, ये क्या करेंगे? ये लाएंगी काउंटर हेजमनी। कैसे? थ्रू वार ऑफ पोसेशन लिखा है, फिर मैंने यहां गलत लिखा है, थ्रू वार ऑफ पोजिशन, नॉट वार ऑफ मूवमेंट, नॉट वार ऑफ मूवमेंट। पोजीशन से लाएंगी। कैसे? दिल जीत के, उनके दिमाग जीत के, उनके दिमाग में चीजें डाल के, दिल जीत के, उनके माइंड जीत के, ये अपनी एक काउंटर हेजमनी तैयार करेंगे। ये जो वर्किंग काउंसिल है यही सरकार होगी। मार्क्स की तरह वो कहते हैं कि सिविल सोसाइटी, he believed that difference between civil society and state would reduce। सिविल सोसाइटी अलग है, स्टेट अलग है, इसके बीच का फर्क कैसे खत्म होगा? सोशलिज्म से होगा। कौन लाएगा सोशलिज्म? ये वर्कर क्लास होंगे, ये वर्कर क्लास जो होंगी इनकी गवर्नमेंट होगी, जिनको बोलेंगे गवर्नमेंट बाय काउंसिल्स। और ये एक्चुअल में कौन है? ये कम्युनिस्ट पार्टीज होंगी, ये मॉडर्न प्रिंस होगा। और डिस्टिंक्ट फ्रॉम गवर्नमेंट बाय पार्टी, जो पॉलिटिकल पार्टीज की गवर्नमेंट से ये अलग होंगे, जो ब्यूरोक्रेटिक सेंट्रलाइजेशन है उनसे ये अलग होंगे, उसको क्रिटिसाइज करते हैं। ठीक है, और जो कम्युनिज्म लेनिन ने लाया था वैसा नहीं होगा, उसके भी ये खिलाफ है। उसने कैसे लाया था? वार ऑफ मूवमेंट से लाया था। वो क्रिटिसाइज करते हैं, टोटलिटेरियन पार्टीज को भी क्रिटिसाइज करते हैं। क्यों? कहते हैं कि ये जो प्रिविलेज, ये जो होती हैं दैट डीजनरेटेड इनटू प्रिविलेज क्लासेस। ग्रामसी कहते हैं कि सोशलिस्ट पार्टीज जो शुड बी डेमोक्रेटिकली ऑर्गेनाइज, और ये सोशलिस्ट पार्टी पूरी डेमोक्रेटिकली ऑर्गेनाइज होंगी। डेमोक्रेटिकली ऑर्गेनाइज जरूर होंगी, इसका मतलब ये नहीं होगा कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी, इसको भी रिजेक्ट करते हैं। ठीक है, समझ आया? चलिए आगे चलते हैं। ग्रामसी का कंसेप्ट देखते हैं ह्यूमन रिलेटिविज्म का। क्वेश्चन पूछा जाएगा ह्यूमन रिलेटिविज्म का कंसेप्ट किसने दिया? ग्रामसी ने दिया। ऊपर चीजें पढ़ चुके हैं हम, वैसा ही है कुछ, वहां से ही निकला है। सेल्फ सफिशिएंसी ऑफ हिस्ट्री भी कहते हैं इसको। सेल्फ सफिशिएंसी ऑफ हिस्ट्री किसको कहते हैं? ह्यूमन रिलेटिविज्म को। क्या है ये? ग्रामसी कहते हैं कि
कार्ल मार्क्स कहते थे बेस कंट्रोल करता है सुपर स्ट्रक्चर को, ऐसा नहीं है। सुपर स्ट्रक्चर को देख के कैसे हमने बेस चेंज कर दिया, हम आइडियोलॉजी को लेकर के, हमने आइडियोलॉजी को कल्चर के साथ जोड़ा, सिविल सोसाइटी के साथ जोड़ा, मीडिया में लेकर के, तो मीडिया ने सारी चीजें बदल दी, सिविल सोसाइटी ने सारी चीजें बदल दी, काउंटर हेजमनी लेकर आ गए। तो इसका मतलब दोनों कंट्रोल करते हैं। बेस जो है वो सुपर स्ट्रक्चर को भी करता है, सुपर स्ट्रक्चर बेस को भी करता है। ग्रामसी कहते हैं ह्यूमन रिलेटिविज्म का कंसेप्ट देते हैं। ह्यूमन रिलेटिविज्म कहते हैं कि ये एक फिलोसफिकल आइडिया है जो क्या है, जो जुड़ा हुआ है, टाइड टू हिज बिलीफ दैट ट्रूथ, नॉलेज एंड मीनिंग आर नॉट फिक्स्ड आर एब्सोल्यूट। ऊपर याद करो जरा क्या बोला था हमने, कि एक चीज जो सच है एक सोसाइटी के लिए वो दूसरी के लिए सच नहीं हो सकती। साइंस की ऑब्जेक्टिविटी को रिजेक्ट किया था उन्होंने। साइंटिफिक और अनसाइंटिफिक चीजों की बात जो ऊपर हमने की है उसकी वो थोड़ा माइंड में लो, ठीक है। क्या कहते हैं, कहते हैं कि हिस्टोरिकली एंड सोशली, अच्छा यहाँ से आपको समझ यहाँ से आएगा कि ट्रूथ इज नॉट एब्सोल्यूट और इंटरनल, रिजेक्ट, साइंस को रिजेक्ट करते हैं। मतलब एक सच्चाई है, पहले सच माना हुआ था कैपिटलिज्म में, माना हुआ था कि कैपिटलिज्म बेस्ट है, यही बेस्ट है और बेस ही सुपरस्ट्रक्चर को कंट्रोल करता है। हमने काउंटर हेजमनी तैयार की, हमने ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल को आगे लाया, प्रोलिटरेट्स की उन्होंने हेल्प की, उन्होंने तो पूरा सिस्टम बदल दिया। तो ट्रूथ तो खत्म हो गया ना, जो सच्चाई थी वो बदल गई। सच्चाई एब्सोल्यूट नहीं है, इटर्नल नहीं है, ये बदलेगी। ग्रामसी कहते हैं कि ट्रूथ क्या है, ये रिलेटिव टू ही हिस्टोरिकल एंड सोशल कंटेक्स्ट है, ये रिलेटिव है, ये रिलेटिव है। ट्रूथ, एक सोसाइटी का ट्रूथ जो है वो दूसरी सोसाइटी के लिए शायद वैलिड ना हो। ट्रूथ जो है वो कैसे है, वो ह्यूमन प्रैक्टिस से, प्रैक्टिकल से, ह्यूमन प्रैक्टिस से इवॉल्व होता है। रियलिटी इज नॉट अंडरस्टूड बाय प्योर थॉट, रियलिटी प्योर थॉट से नहीं, अपने आप नहीं चलती, वो ह्यूमन इंटरेक्शन विद वर्ल्ड से होती है। पहले लग रहा था कि बेस्ट कैपिटलिज्म है, अब वो हट गया, कम्युनिज्म आ गया। तो यही है ह्यूमन रिलेटिविज्म। ह्यूमन रिलेटिविज्म, एक सच जो है वो हमेशा सच नहीं रहने वाला, वो बदल सकता है। एक्सपीरियंस से, प्रैक्टिकल से, प्रैक्टिस से चीजें बदल सकती हैं, सच बदल सकता है। एक टाइम था जब लगता था सती सिस्टम बेस्ट है, वही सच है, बदल गया, सती सिस्टम खत्म हो गया, आज नहीं है। तो ह्यूमन रिलेटिविज्म यही क्या है, सेल्फ सफिशिएंसी ऑफ हिस्ट्री, चीजें बदलती हैं, ठीक है। ट्रूथ इज नॉट न्यूट्रल, कहते हैं ट्रूथ न्यूट्रल भी नहीं है, ये रिफ्लेक्ट करता है आइडियोलॉजी ऑफ डोमिनेंट क्लास की। आइडियोलॉजी क्या है, कांग्रेस की आइडियोलॉजी सबने अपनाई हुई थी, 70 सालों से सत्ता में रही। कांग्रेस की आइडियोलॉजी लोगों को पसंद थी, लोगों ने रिजेक्ट कर दी, आइडियोलॉजी बदल दी। बीजेपी की आइडियोलॉजी पसंद की, काउंटर हेजमनी आई बीजेपी की, बीजेपी सत्ता में आई, डोमिनेंट क्लास कौन है, बीजेपी, अब उसकी आइडियोलॉजी चल रही है। रूलिंग क्लास मेक्स इट्स आइडिया अपीयर्स यूनिवर्सल, जो भी रूलिंग क्लास होती है वो अपने आइडियाज को लेकर आती है और बताती है ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। दिस इज द पार्ट ऑफ हेजमनी, ये पार्ट ऑफ हेजमनी है, बट चीजें बदलती हैं टाइम के साथ। रिलेटिव ह्यूमनिज्म, रिलेटिविज्म, ह्यूमन रिलेटिविज्म, डिफरेंट सोशल क्लास डेवलप डिफरेंट वर्ल्ड व्यूज, वैल्यूज बेस्ड ऑन देयर एक्सपीरियंस के साथ साथ चीजें बदलती हैं। ग्रामसी कॉल्ड फॉर वर्किंग क्लास टू डेवलप इट्स ओन कंसेप्शन ऑफ द वर्ल्ड, वर्किंग क्लास अपनी कंसेप्शन डेवलप करती है, वो जो उनके इंटरेस्ट को डेवलप रिफ्लेक्ट करती है, और यही जो है काउंटर हेजमनी का पार्ट है। यहाँ एक कोट है, ऑल नॉलेज इज द प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, जितना भी नॉलेज है, जो भी इंसान के पास नॉलेज आती है वो ह्यूमन हिस्ट्री का प्रोडक्ट है, प्रैक्टिस से आती है, एक्सपीरियंस से आती है, आस्ते आस्ते चीजें इवॉल्व होती हैं। पहले बल्ब आया तो क्या बल्ब ही फाइनल ट्रूथ था, नहीं, उसके बाद आपने देखा, उसके बाद चौक वो एलईडी वो दूसरी वाली लाइट आई, फिर और दूसरी लाइटें आई, फिर दूसरी चीजें आई, पहले फोन कैसा आया, तो चीजें इवॉल्व हुई आस्ता आस्ता। नॉलेज जो है वो ह्यूमन हिस्ट्री का प्रोडक्ट है, यही है ह्यूमन रिलेटिविज्म। देयर इज नो सच थिंग्स एज एब्सोल्यूट ट्रूथ, कुछ भी नहीं है, कौन बोलता है, ग्रामसी, आउटसाइड ऑफ सोशल सिस्टम एंड हिस्टोरिकल प्रोसेस। समरी एक लाइन में देखें अगर, ह्यूमन रिलेटिविज्म क्या है, ह्यूमन रिलेटिविज्म होल्ड्स दैट ट्रूथ एंड नॉलेज आर नॉट फिक्स्ड आर इटर्नल, ये हमेशा के लिए नहीं है, कभी खत्म नहीं होने वाले, ऐसी बात नहीं है, परमानेंट नहीं है, ये क्रिएट किए जाते हैं, ये शेप किए जाते हैं विद इन हिस्टोरिकल, सोशल एंड क्लास कंटेक्स्ट, ठीक है। चलिए लास्ट पड़ाव की तरफ चलते हैं, इनके इंपॉर्टेंट वर्क देख लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, ग्रेट एंड टेरिबल वर्ल्ड, ग्रेट एंड टेरिबल वर्ल्ड किसका वर्क है, ग्रेट एंड टेरिबल वर्ल्ड है
किसका वर्क है? ये वर्क है ग्रैम्सी का। प्रिजन नोट्स किसका वर्क है? अच्छा एक मिनट, ग्रेट एंड टेरिबल वर्क किसका वर्क है? ग्रैम्सी का। ये प्रिजन लेटर हैं, ये जेल में जाने से पहले इन्होंने ये लेटर लिखे थे 1908 से लेके 1926 तक। ठीक है, जेल में जब नहीं थे उन्होंने कौन से लेटर लिखे? द ग्रेट एंड टेरिबल वर्ल्ड। उसके बाद प्रिजन नोटबुक, ये 3 वॉल्यूम में आता है, और जब इनको मसूलनी ने जेल में डाला था तब उन्होंने ये लिखे थे। इसमें क्या है? मोस्ट ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन टू द 20th सेंचुरी, 20वीं सदी की पॉलिटिकल थ्योरीज जितने भी थी उसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो कंट्रीब्यूशन है वो प्रिजन नोटबुक ऑफ किसका है? प्रिजन नोटबुक्स ऑफ ग्रैम्सी का। कब लिखा गया? 1929 से 1935 तक, जब वो जेल में थे, मसूलनी ने डाला था। और पब्लिश कब हुआ? उनके मरने के बाद 1947 में। इटालियन लैंग्वेज में है। ये ऑलमोस्ट 30 नोटबुक्स हैं जो पॉलिटिक्स, हिस्ट्री, कल्चर, फिलॉसफी, मार्क्सिज्म के बारे में बात करते हैं। किसकी थीम क्या है? कल्चरल हेजमनी की बात करते हैं ये। सिविल सोसाइटी और पॉलिटिकल सोसाइटी जो हमने ऊपर बात की है इसी में होती है। ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल की बात इसी में होती है। वार ऑफ पोजीशन एंड वार ऑफ मैनोवर की बात यहाँ होती है, मीन्स वार ऑफ मूवमेंट, पोजीशन को सपोर्ट करते हैं। फिलॉसफीज ऑफ प्रैक्सिस मीन्स प्रैक्टिकल, यहाँ बात होती है। और मॉडर्न प्रिंस की बात भी इसी में करते हैं ये। मॉडर्न प्रिंस मीन्स कम्युनिस्ट पार्टी। दिस इज ग्रैम्सीज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इन्फ्लुएंशियल वर्क। ठीक है, तो पहला कौन सा है? जेल जाने से पहले ग्रेट एंड टेरिबल वर्ल्ड। उसके बाद द प्रिजन नोट्स, 3 वॉल्यूम में आता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये पॉलिटिकल थ्योरीज जो भी थी 20वीं सदी की, 1929 से 1935। मसूलनी ने जब इनको जेल में डाला, मरने के बाद पब्लिश होता है। लैंग्वेज इटालियन है। 30+ नोटबुक्स हैं, पॉलिटिक्स, हिस्ट्री, फिलॉसफी, कल्चर, मार्क्सिज्म पे। और क्या है? कल्चरल हेजमनी, सिविल सोसाइटी और पॉलिटिकल सोसाइटी, ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल, वार ऑफ पोजीशन एंड वार ऑफ मैनोवर, फिलॉसफी ऑफ प्रैक्सिस, मॉडर्न प्रिंस जो कि कम्युनिस्ट पार्टी है। ठीक है, ये चीज़ें हैं इनकी प्रिजन नोटबुक में। उसके बाद द द द सोथरन द सोथरन क्वेश्चन। सोथरन क्वेश्चन मीन्स जो इटली नॉर्थ और साउथ में डिवाइड था, 1926। मॉडर्न प्रिंस कौन है? सीपी। इनके मरने के बाद पब्लिश होती है 1949 में। 27 में ये कब इनकी डेथ होती है? शायद आई थिंक 27 बोला था मैंने, नहीं 1937 में। 27 में कौन मरता है? मैकियावेली। ठीक है, 1947 में ये पब्लिश होती है, 49 में मॉडर्न प्रिंस। तो मॉडर्न प्रिंस किसकी बुक है? ग्रैम्सी की। सोथरन क्वेश्चन ग्रैम्सी की। प्रिजन नोटबुक ग्रैम्सी। ग्रेट एंड टेरिबल वर्ल्ड ग्रैम्सी। उसके बाद इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर में इन्होंने एस्से लिखे थे। ठीक है, कौन कौन से देखते हैं। पहला है न्यूज़पेपर एंड द वर्कर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन बनेंगे। पहला क्वेश्चन, न्यूज़पेपर एंड वर्कर्स, ये क्या है? ये एक वर्क है ग्रैम्सी का। कब लिखा था? 1916। कैसे याद रखेंगे? 1916 में एनी बेसेंट ने और तिलक ने होम रूल लीग बनाई थी। ठीक है, लखनऊ पैक्ट, जब एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स और कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक साथ आते हैं। ये ग्रैम्सी के ऐसे हैं, ये बात करते हैं कि न्यूज़पेपर जो है वो एक्सप्लॉइट करते हैं वर्कर्स को। कैसे न्यूज़पेपर एक्सप्लॉइट करते हैं? वर्कर्स को मीन प्रोलिटरेट्स क्लास को। न्यूज़पेपर कौन न्यूज़पेपर किसके होते हैं? किसी अमीर आदमी के, मतलब बुर्जुआ क्लास के न्यूज़पेपर होते हैं। खरीदता कौन है? अमीर भी खरीदते हैं, गरीब भी खरीदते हैं। लेट अस सपोज प्रोलिटरेट्स क्लास अपना पैसा खर्च करके न्यूज़पेपर ले रही है। ठीक है, तो न्यूज़पेपर असिस्ट करते हैं बुर्जुआ को पावर में लाने के लिए। बुर्जुआ क्लास के न्यूज़पेपर हैं। बेच किसको रहे हैं? प्रोलिटरेट क्लास को, क्योंकि मैक्सिमम प्रोलिटरेट क्लास है। न्यूज़पेपर का मालिक बुर्जुआ क्लास है, पैसे बुर्जुआ को जा रहे हैं। और क्या हो रहा है? और जो प्रोलिटरेट क्लास है, मैं आप हम लेट अस सपोज मिडिल क्लास की बात करें, आप अपनी बात करो। सोशल मीडिया नहीं था, सपोज करो आपने न्यूज़पेपर लिया, न्यूज़पेपर आप पढ़ने लगे, तो पहले पेज में आपने देखा जनाब, पहले पेज में आपने देखा कि स्कॉर्पियो गाड़ी के ऊपर 2 लाख का डिस्काउंट चल रहा है। ठीक है, गाड़ी अपनी बुक कर सकते हैं आप जल्दी जल्दी, ये डिस्काउंट इतने दिनों के लिए है। आगे वाला पेज निकाला, वहां आपने देखा कि आईफोन का या एप्पल का जो टैब है उस पर इतना डिस्काउंट चल रहा है। ठीक है, आपने बोला आपने पेरेंट्स को कि मुझे टैब लेना है, मुझे पैसे दो।
या आपने अपने पेरेंट्स को बोला कि अच्छा जो बुलेट बाइक है, बुलेट बाइक की ऐड चल रही है, बुलेट बाइक जो है 20,000 पे सस्ती चल रही है, आपने बोला पापा मुझे बुलेट लेना है। तो बुर्जुआ क्लास, कैपिटलिस्ट क्लास क्या कर रही है, न्यूज़पेपर को एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज कर रही है। अभी बठिंडी में सपोज करो जो ऊपर सफा वैली है वहाँ फ्लैट हैं, जो फ्लैट बिक रहे हैं, अभी फ्लैट सिर्फ 20 लाख का पड़ रहा है, तो बोलेंगे अच्छा जल्दी बुक कर लो, 4 फ्लैट बच गए। तो न्यूज़पेपर क्या कर रहे हैं, न्यूज़पेपर जो हैं वो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं किसको, प्रोलिटरेट्स क्लास को। पहले तो पैसा देके हम न्यूज़पेपर ले रहे हैं, और उसके बाद न्यूज़पेपर के थ्रू एडवर्टाइजमेंट आ रही है, और वो चीज़ें, जिन चीज़ों की वो एडवर्टाइज दे रहे हैं वो सारी चीज़ें हम खरीद रहे हैं। ठीक है, हम अपना कमाया हुआ पैसा जो है वो खर्च कर रहे हैं, वर्कर्स जो है न्यूज़पेपर खरीदते हैं, अपना पैसा खर्च करते हैं। पैसा किसके पास जा रहा है, बुर्जुआ क्लास के पास जा रहा है। मतलब न्यूज़पेपर भी एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ हेजमनी है बुर्जुआ क्लास की। ठीक है, उसके बाद मैन एंड मशीन, ये भी 1916 में लिखते हैं, ग्रैम्सी का एक ऐसे है, न्यूज़पेपर में ऐसे लिखते हैं, ये ऐसे है। ये क्या करता है कि कार्ल मार्क्स कहते थे इंसान को मशीन की तरह ट्रीट किया जा रहा है, इंसान मशीन बन गया है। याद करो मैंने एग्जांपल बोली थी, एक आपने मुलाजिम रखा हुआ है, वो आपकी ऑफिस में काम कर रहा है, सुबह 10 बजे दफ्तर खोल रहा है, रूटीन के काम कर रहा है, दिन में सेम वही काम कर रहा है, शाम को बंद कर रहा है, मतलब मशीन की तरह लगा हुआ है, डेली सेम वर्क है, कोई इनोवेशन नहीं, कुछ नहीं। अगर कैपिटलिस्ट क्लास को लगे कि ये जो पर्सन है, एक 10 बंदे 10 मजदूर जो काम कर रहे हैं वो एक मशीन से काम हो रहा है, तो वो मजदूरों को प्रेफर करेगा या मशीन को, वो मशीन को प्रेफर करेगा। तो यही बात है, मैन एंड मशीन में इंसान मशीनों की तरह है पहले, दूसरे नंबर पे बुर्जुआ क्लास जो है वर्कर मशीन्स को प्रेफर करेंगे, ना कि वर्कर मैन को। 1 ईयर ऑफ हिस्ट्री बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। 1 ईयर ऑफ हिस्ट्री कब लिखी थी, 1918 में। किसकी हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, रशियन रेवोल्यूशन कब आया, 1917 में आया रशियन रेवोल्यूशन। एक साल 1918 में ये लिखी गई, तो कितने साल हो गए थे रशियन रेवोल्यूशन को, 1 साल हो गया था। तो 1 ईयर ऑफ हिस्ट्री किसकी बुक है, किसका एसे है, 1 ईयर ऑफ हिस्ट्री ग्रामसी का एसे है। किस पे लिखा था, रशियन रेवोल्यूशन पे, और उसका इफेक्ट क्या है वर्कर्स के ऊपर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्योंकि जब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रशियन रेवोल्यूशन की बात कौन करता है, तो आपके दिमाग में आएगा कि ग्रामसी तो इटली से थे, आप उस ऑप्शन को रिमूव कर दोगे, गलत हो जाएगा। तो ग्रामसी जो है वो रशियन रेवोल्यूशन की बात करते हैं 1 ईयर ऑफ हिस्ट्री में। ठीक है, लेक्चर काफ़ी लंबा हो गया है, लेक्चर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ठीक है, हमारे नोट्स अवेल करने के लिए हमें व्हाट्सअप करें, व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें होगा MCQs होंगे ग्रामसी के। थैंक यू सो मच।